बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने रीड करना है अपना न्यू नावल। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करें। आए चलते हैं अपने नावल की तरफ। इंटरव्यू शुरू हुए तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके थे। वो कॉन्फ्रेंस हॉल की जानिब आया जहाँ पर इंटरव्यूज़ मुनक्किद किए गए थे। दरवाजे के करीब बैठे पियन ने इसे इंटरव्यू शुरू होने की इत्तला देते हुए कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाज़ा इसके लिए वाक कर दिया। इंटरव्यू शुरू हो चुके थे, वो इससे बाखबर था। इनफैक्ट रिजवी साहब से फ़ोन पर इसकी आमद का वक्त पूछा तो इसने इन्हें इंटरव्यू शुरू करने के लिए कह दिया। इंटरव्यू जैसी फॉर्मेलिटी में बिल्कुल मुदाखलत न करता था, मगर पापा की गैर हाजिरी पर इनके मातहतों के ख्याल में इसकी मौजूदगी ज़रूरी थी। सो नाचार वो चल आया। मुख्तलिफ फील्ड्स के लिए मुख्तलिफ वैकेंसी 15 दिन पहले अखबार में अनाउंस की गई थी। इंटरव्यू का दिन आज की तारीख का था। वो कमरे में दाखिल हुआ। इंटरव्यू लेता पैनल 1 सेकंड के लिए इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। इसने हाथ के इशारे से इन्हें जारी रखने के लिए कहा और ख़ुद खामोशी से जाकर रिजवी साहब के साथ रखी गई कुर्सी पर बैठ गया जो गालबन इसी के लिए छोड़ी गई थी। मोहतरमा, इससे पहले आपने इस फील्ड में कोई जॉब नहीं की? नहीं। अपने सामने रखी गई फाइल पर नजर दौड़ाते इसने बिलाल साहब को उम्मीदवार से एक और सवाल करते सुना। बिना तजर्बे के आप इस जॉब की जिम्मेदारी को कैसे समझ सकती हैं? इसने इंटरव्यूज़ का जवाब जानना चाहा इंटरव्यूअर का। फाइल से निगाह उठाकर इसने मुकाबिल बैठे उम्मीदवार को देखा और देखता ही रह गया। चलो जी, हो गए इंटरव्यू बाकियां दे। मुंडा तो वेख के फ्लैट हो गया, हुण जॉब सीधी है। जबकि दूसरी जानिब बिलाल साहब का जवाब देने के लिए बाहोदे लब वहीं ठहर गई। दोनों की निगाहें साफ थी। एक हल्की सी पहचान गुज़िश्ता दिनों की आंखों में उभरी। रोशेल ने मुकाबिल की निगाह में हैरानगी के साथ एक वाज़ेह उलझन भी महसूस की। इंटरव्यू लेने वाले पैनल ने से रोशेल को घूरते पाया। बिलाल साहब अभी तक इसके जवाब के मुंतज़िर थे। इसे मतवज्जा न देखकर वो हल्के से खनकारे। तमाम लोगों की खुद पर निगाह महसूस करती, खुद को संभालती इसने जवाब देने के लिए लफ्ज़ों को तरतीब देना शुरू किया, मगर वो एक लफ्ज़ भी न कह पाई। इस पर वो बुरी तरह से रोशेल को देखकर उलझ गई थी कि इसे ख्याल ही न रहा वो इस वक्त कहाँ है। गालबन इंटरव्यू लेने वाले समझ के कि इसके पास बिलाल साहब के सवाल का कोई जवाब न था, सो वकील हकानी ने अपना सवाल कर डाला। मोहतरमा, आप ये जॉब क्यों करना चाहती हैं? हकानी साहब का लहजा खासा सपाट था। इन्हें रोशेल को इसका यूँ साख देखना फिर गुमसुम होना पसंद न आया। माना रोशेल अहमद बहुत हैंडसम, स्मार्ट और खूबसूरत शख्सियत का हामिल था, मगर वो यहाँ मालिकों में से था। इंटरव्यू देने आने वाले लोग भी, वो भी मामूली पोस्टों के लिए हक हरगिज़ हासिल न था कि वो इसे यूँ देख कर यूँ रिएक्ट करें। अकील साहब के सवाल का जवाब भी वो दे ना पाए। इंटरव्यू पैनल की हैरानगी में मज़ीद इजाफा हुआ, जबकि रोशेल कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए इसे घूरते हुए खामोशी से इसकी कैफियत का बखूबी अंदाज़ा कर रहा था। इसे ये सारी सिचुएशन मज़ा दे रही थी। मीरा पकार की तो हवास पाकती, लबों पर पड़ा कुफल और सटपटाहट। वो अपनी हिम्मतों को मजतमा करती आहिस्ती से बोली, मुझे ये जॉब नहीं करनी। आपका वक्त ज़ाया करने पर माजरत, मैं जाऊँ? इसने एक बार फिर नज़रें उठाकर शनासाई की एक हल्की सी चमक उभरती आंखों को देखा, जो फुर्सत से एक बार फिर इसको नहमाक से देखने पर महसूस होने लगा। वो सब एक बार फिर हैरान हुए थे। इन लड़की की दिमागी हालत पर भी शक हुआ। रिजवी साहब ने शुक्रिया के साथ इसे जाने का इंदिया दिया। वो गोद में रखे बैग को कंधे पर लटकाती बाहर निकल गई। रोशेल की मुस्कुराती निगाहों ने इसे कमरे से बाहर जाते देखा। इसे खुद पर हैरत हो रही थी, कितनी आसानी से उसे पहचान गया था। खैर, पहचान तो वो भी गई थी। इंटरव्यू का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका था। सर झटकता वो सामने बैठे नए उम्मीदवार की जानिब मतवज्जा, मगर न जाने कि उसका दिल वहाँ से भागने को चाहने लगा। वो इन सबसे एक्सक्यूज़ करता अपने कमरे में चला आया। एक बेनाम अजीब सी कैफियत में घिरा वो खिड़की में आ खड़ा हुआ। स्लाइडर हटाकर इसने निगाह नीचे दौड़ाई तो गेट के करीब गार्ड से बात करती वो दिखाई दी। वो गार्ड से कुछ पूछ रही थी। वो इसी के बारे में दरियाफ्त करी होगी। ऐसा भी केड़ी जान पहचान निकल रही ताड़ी। ये मेरा दिलो दिमाग क्या सोचने लगे। इसने खुद को सरजनिश करते एक तवील सांस भरा, फिर स्लाइडर बंद करता सीट पर आ बैठा। गायब दिमागी से कदम उठाती वो सड़क के किनारे चल रही थी। आंखों के पार मुस्कुराती मजाक उड़ाती निगाहें और कानों के करीब गार्ड्स की आवाज़। वो फैक्ट्री के मालिक हैं, गूंज रही थी। तुम मिलते भी कैसे? हम तो तुम्हें कच्ची सड़कों गलियों में ढूंढते रहे। तुम्हारे यहाँ इन इमारतों में होने का तो गुमान भी ना गुजरा था। इसे रह रहकर वो वक्त याद आने लगा जब बाबा ने इसे तलाश करने की मुहिम का आगाज़ किया। जगह जगह ढूंढा मगर नाकाम रहे। कितना बोझ था इनके सीने पर। जाने से पहले इसे ख़ास ताकीद की थी कि इसे ढूंढ कर इसकी अमानत लौटा दो। और बाबा की वफ़ात के बाद इसने भी अपने तहत बड़ी कोशिश की, मगर नाकामी के सिवा इसके हाथ भी कुछ नहीं आया। जब ढूंढना चाहा तो मिला ना, और जब अब तलाश बंद की तो सामने आ खड़ा हुआ। क्या कोई 5 सालों में इतनी तरक्की कर सकता है? नहीं, तुम हमेशा से मुझे मशकूक लगते थे। तुम्हारे बारे में मेरी राय 100% दुरुस्त थी। हमें तो इसी वक्त अंदाज़ा हो जाना चाहिए था जब तुमने बाबा के इलाज के लिए इतनी बड़ी रकम दी थी। कितने बेवकूफ़ थे जो हम तुम्हारे बारे में जान न सके। इस लम्हे वो हद से ज़्यादा हसास हो रही थी, मगर दिल को एक सुकून था और इस तरह आपके साथ भी वो बाबा का कर्ज अब अदा कर सकती है। अच्छा जी। मिस मीरा वकार, इसने बाआवाज़ सीवी पर मौजूद इसके नाम को पढ़ा।
हम ये दोबारा मिलेंगे ये तो कभी सोचा ना था, और तुम मुझे याद रह जाओगी ऐसा तो ख्याल में भी ना गुजरा था। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसी 5 साल पहले थी। क्या तुम तब भी इतनी खूबसूरत थी जितनी आज मुझे लगी हो? क्या तुम वाकई खूबसूरत हो? इसके अंदर से सदा उठी। तुम्हें देखकर सरसरी मुलाकात करके और मेरा दिल इतना खुश क्यों है? मैं और मेरे दिल इतने खुश क्यों हैं? 5 वर्षों में तो कभी तुम्हें ना सोचा ना मिलना चाहा, मगर यूँ एकदम सामने आने पर मैं क्यों तुम्हें देखने का ख्वाहिशमंद हूँ? तुम क्यों इतना याद आ रही हो? इसे याद आया कि दरमियान तो ढंग से कभी बातचीत भी नहीं हुई थी इनके दरमियान। वो जब भी मिले या आमने सामने आए, लड़ाई और तंज के सिवा कुछ नहीं हुआ। माजी की कई यादें जहन के पर्दे पर उभरने लगी। अच्छा हुण माजी दी यादां पढ़ांगे असी। पा 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 वैन का हॉर्न मुसलसल बजे जा रहा था। तमाम अहले मोहल्ला इस आवाज़ पर जाग गया था, मगर जिस हफ्तात के लिए बज रहा था वो मोहतरमा दूर दूर तक आती दिखाई नहीं दे रही थी। मुसलसल बजते इस हॉर्न ने से आग बगोला कर दिया। कॉफत से इसने सर उठाकर खिड़की के पार एक नज़र दौड़ाई और फिर बेजारी से तकिया कानों पर रख लिया। हॉर्न की शिद्दत में बदतदरीज इजाफा होता जा रहा था। अब नहीं छोड़ूंगा इस घटिया इंसान को। इसने कानों पर धरे तकिए को जोर से दूर पटका। इल मैनर्ड स्टूपिड। स्लीपर पाँव में डालता वो हॉर्न बजाने वाले को मुसलसल कोसता बाहर निकला। इसके कदम तेजी से बाहर की जानिब बैरूनी गेट की जानिब बढ़े ही थे कि ठक ठा ठक ज़ोर ज़ोर से सड़ियाँ उतरती मोहतरमा दिखाई दी। इनका अंदाज़ा बिल्कुल रावी चैन जैसा दिखाई दिया। ज़रा सी भी तुजलत ना थी। वो सीढ़ियाँ उतर कर इसके चेहरे पर बिखरे गजबनाक तासरात देखे बिना गेट की जानिब बढ़ी। खुदा खुदा करके हॉर्न बजना बंद हो गया। एकदम खामोशी छा गई। अब चारों ओर शांति शांति थी। थके कदमों से वो वापस कमरे में आया। 7:30। साइड शेल्फ से रिस्ट वॉच उठाकर टाइम देखा तो चीख उठा। अभी सिर्फ 7:30 बजे थे। एकदम वो इंतहाई कोफ्त का शिकार हुआ। आँख तो खुल गई थी और अब नींद से कहाँ आने वाली थी। सो बिलाखिर इतना तवील दिन गुजारने के लिए इसके पास करने को तो कुछ भी नहीं था। आम हालात में तो आधा दिन सोकर गुजार लेता, मगर ये मुसीबत हॉर्न इसे अपना दुश्मन महसूस हुआ। एक तवील बेजारी से भरा सांस लेता दिन गुजारने की तरकीब सोचता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। हाय दोबारा लम्बे पै के फिर सो जाए यार। इंदु भी चिड्डा क्यों परेशान थे? बाजार हो रहा। ठक 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 अल्लाह, कभी पाँ 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 तो कभी ठक ठक ठक। अभी बहुत मुश्किल वो सोया ही था कि खिड़की के बाहर आती आवाज़ें इसको उठाने में कामयाब हो गई। पुत्र तू नहीं इत्थे सो सकता, अपनी नींद नहीं पूरी कर सकता तो जो मर्जी कर ला, तेरी नींद ना किसी ने ना इट कुत्ते दा बैर आ। तुम्हें टेस्ट अच्छी तरह से याद करना चाहिए था। सारा दिन आवारागर्दी करते हो। 2 घड़ी बैठ कर ढंग से पढ़ भी लिया करो। नॉन स्टॉप सीढ़ियाँ चढ़ती वो ऊंची ऊंची आवाज़ में बोले चले जा रही थी। उफ़, ये लड़की कितना ऊंचा बोलती है। इसने कदर कोफत से सोचा। इतने तो सुबह बजते हॉर्न को भी मात दे दी। मुबालका राय की हद को छूता गहरा सांस लेते हुए इसने दाएं जानिब करवट ली थी। आवाज़ अब कदरे दूर और धीमी हो गई थी। यकीनन मोहतरमा ऊपर पहुंच चुकी थी। इसने अपने आसाब पर कदरे सुकून महसूस किया। फिर अभी पलकें मोदी थी कि ठक से एक और आवाज़ आई। ये आवाज़ छत पर किसी बर्तन के गिरने की थी। शायद फ्राई पैन गिरा था। नहीं, कोई देच किया। फिर मोहतरमा खुद गिरी थी। माँ सदके चली जाए। और पाई तेनू नहीं सौन देना, उठ जा तू। अब क्या हुआ? एक बेबसी से इसने अपनी बंद मुट्ठी बिस्तर पर मारी। ये घर कम दड़बा खाना ज़्यादा है। सांस भी कोई ले तो आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है। जाने कब तक और कितनी देर मुझे इस घर में रहना है। मामा, मैं आपके शौहर को कभी माफ़ नहीं करूँगा। इसने मामा के तसव्वुर से मुखातिब होते हुए अपने पापा की शिकायत की थी। तू वाकई ना माफ़ करी, कदी ना माफ़ करी। जो तेरे नाल हो रहा है ना, तेन कोई सोन नहीं दे रहा। तेरे नाल जिन्ने जुल्म हो रहे बेचारे थे। वो अपने लिए चाय बना रहा था जब डोरबेल का ट्रक नुमा हॉर्न बज उठा। उफ़, इस मुसलसल डिस्टर्बेंस ने इसका मूड ऑफ कर रखा था। कप हाथ में लिए वो दरवाजे तक आए। सामने माल के मकान खड़े थे। हेलो अंकल। इसने बहालत मजबूरी इखलाक निभाया। बस सलाम जवाब बड़ा खुशगवार जवाब मसूल हुआ। आई एम सॉरी तुम्हें खौम का डिस्टर्ब किया। कब से ऊपर की बेल बजा रहा हूँ। शायद बच्चे घर पर नहीं है। मैं यहाँ अंदर की सीढ़ियों से ऊपर चला जाता हूँ। वो उसकी कैफे से अनजान अपनी मासूमियत भरी धुन में बोले चले जा रहे थे। इन्हें रास्ता देता वो साइड पे हो गया। अंकल सीढ़ियाँ चढ़ के वो बाहर सूखी सड़ी घास पर मुश्तमिल लॉन में चला है। ये लॉन तकरीबन 8-9 गज़ का होगा। यहाँ पर मौजूद सदियों पुरानी लोहे की इकलौती कुर्सी पर बैठते वो कुछ और तो नहीं, मगर इस कुर्सी के ज़माना क़याम का अंदाज़ा लगाने लगा। हाय बेचारा मुंडा, केड़े जुलम दी पदाश दे विच निकलिया करो। अभी शायद 4 रोज़ ही हुए थे और वो बेजार बदमजाज हो गया था। वो खुद समेत सबसे इतना खफा हो गया था कि अपने फैसले पर नज़रसानी भी करने का ख्याल दिल में न ला सका। ओए अंकल, अंकल। वो लॉन में पड़ी सारे कदीमा के ज़माने की कुर्सी पर बैठा अपनी सोचों में गुम था जब अपने गिर्द एक बाज गश्ती सुनाई दी। इसने दाएं जाने सर घुमाकर देखा, मगर कोई दिखाई नहीं। इधर ऊपर देखो अंकल। इसने पलटकर गर्दन ऊपर करके टेरेस पर देखा। 13-14 साल का लड़का चेहरे पर मुस्कुराहट से जाए रेलिंग से नीचे झांक रहा था। तुमने अंकल किसको कहा? इसने दांत पीसते गुस्से से इसको देखा। अब वो इसके बच्चे को अंकल तो हरगिज़ न था, सिर्फ चंद पर सी तो बड़ा था। आपको, वो उंगली से इसकी तरफ इशारा करता बड़े इत्मीनान से बोला। मैं तुम्हें अंकल दिखाई देता हूँ? वो उसका जवाब सुनकर तब क्या। दिखाई क्या देना, मेरा मतलब आप अंकल हो। अच्छा, और तुम दूध पीते बच्चे? इसने दांत पीसते जवाब दिया। नहीं, मैं शाहरुख हूँ। आप मुझे शाहरुख खान भी कह सकते हैं। सॉरी, मुझे तुम्हें बुलाने की ज़रूरत ही नहीं क्या है।
ना खुद से सर झटक कर इसने गर्दन वापस मोड़ ली और चाय पीने लगा। ओ अंकल, खफा ना हो, इन बातों में मुझे याद ही नहीं रहा। बाबा कह रहे हैं कि आप रात को खाना हमारे यहाँ ऊपर नोश फरमाएं। बच्चे ने लफ्ज़ अंकल पर खासा जोर दिया। ये खाना फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बिल्कुल मुफ्त मिलेगा? नो थैंक्स। इसने कदर रखाई से इनकार कर दिया। जवाबन वो झटपट वहाँ से गायब हो गया। इडियट, स्टूपिड। वो अपने मसरूफ़ कलमात का इस्तेमाल करता हुआ डरबनुमा कमरे में चला आया था। तो क्यों रह रहे हैं थे बेचारा पड़े जुल्मा से दम करके। सेलफोन में सलसल बजे जा रहा था। वो शावर लेकर बाहर आया तो स्क्रीन पर आजिम का नंबर चमकता दिखाई दिया। बड़ी बददिली से इसने सेल्फिश इंसान की कॉल रिसीव की। तुम जिंदा हो? अब तक तो, मगर जिस दोज़ख में तुम छोड़कर गए हो, तुम्हारे ख्याल से मुझे जिंदा नहीं होना चाहिए? इसकी बात और इसे यहाँ झोंकने के बाद इसकी गैर हाजिरी से आग लगा गई थी। जला भुना तो पहले ही था। ये सब इसके शान शान कहाँ था? वो रोशेल अहमद, एक मशहूर बिजनेसमैन का इकलौता बेटा, कौन सी दुनिया की नेमत थी जो इसे न मिली थी? कौन सी आसाइश इसे हासिल न थी? और आज वो अपने घर से दूर इस तकियानुसी इलाके में अपनी ज़िंदगी के मुश्किल दिन अपनी ज़िद की वजह से गुजारा था। अरे भैया, ये तुम्हारा फैसला था। दूसरी जानिब ज़रा फिर भी परवाह न थी। मगर तुम मुझे अपना मशवरा तो दे सकते थे। रुशैल को तब चढ़ी। क्या मशवरा देता? पैसे तुम्हारे पास नहीं थे, रहने के लिए जगह और एरिया तुम्हें ऐसा चाहिए था और जहाँ पापा मामा तुम्हें तलाश न कर सकें। आजिम को इसके तपे अंदाज पर हंसी आ गई, फिर इसके रूठे अंदाज पर संजीदा हो गया। ये घर नहीं मुझे। इसने दांत कचकचाए। बस बस, शुक्र कर पर वक्त घर मुहैया हो गया, वरना। आजिम तेरी से बोला। इसकी बात जर में आने लगी। खैर छोड़ो, अब मशवरा देता हूँ, एक्सक्यूज़ कर लो। आपके मशवरे का शुक्रिया। इसे आज़म का मशवरा एक आंख न भाया। मेरे भाई, ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है और तुम इनके आदी नहीं हो। इसने बड़ी दो टोक बात कहकर फ़ोन बंद कर दिया। वो घर छोड़कर आया था मामा से नहीं, पापा से लड़कर। घर छोड़ने के बाद वो किसी दोस्त, हॉस्टल और फिर रिश्तेदार के घर नहीं रहना चाहता था। इसे ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पापा इसे कम से कम बआसानी ढूंढ न सके। सो आज़म के साथ मसला शेयर करने के बाद वो शहर के काफ़ी पुराने मगर निस्बतन खामोश इलाके में घर तलाश कर सका था। आज़म सही तो कह रहा था। वो इस माहौल का आदी कब था? कौन सा काम इसने आज तक खुद किया था? अब तो यहाँ रहते हुए अच्छी तरह से अंदाज़ा हो रहा था। अभी तक तो वो खाना ऑर्डर करके मंगवा लेता था। चाय के लिए केटल, टी बैग्स, खुश्क दूध, चीनी और दूसरी इस्तेमाल की अशिया आज़म दे गया था। लेकिन इन अब कपड़ों की धुलाई का मसला खड़ा होने वाला था, मगर वो इन तमाम मसाइल से भाग कर घर वापस नहीं जाएगा। वो घर से 1 माह का प्लान बनाकर निकला था। इसके ख्याल में वो 1 माह बाद हार मान लेंगे। पापा 1 माह बाद हार मान लेंगे और वो वापस अपने महल में 1 माह आज से बड़ा तवील अरसा महसूस हो रहा था। इसकी बर्दाश्त जवाब दे रही थी, मगर अब भी नहीं। इसने खुद को बावर करवा यहाँ रहने के लिए आमादा करने की कोशिश की। लड़ाई हुई किसका तो सानू भी दस दे। अभी किताब खोली थी कि दरवाजे में ट्रक नुमा हॉर्न बजना शुरू हो गया। इसने बड़े गुस्से से किताब दूर पटकती हुई दरवाज़ा खोलने में डोर तक आया। मेन डोर तक आया। अंकल आप? वकार साहब को दरवाजे में मौजूद देखकर वो खुद को नॉर्मल करता बड़े महज़्ज़ब तरीके से गोया। तुम खाने पर नहीं आए तो सोचा तुम्हें खुद बुला लूँ। शायद भूल गए। इन्होंने अपनी मौजूदगी की वजह बयान की तो इसे शाम में दी गई जाने वाली इनविटेशन याद है। एक्चुअली मैं रात को खाना नहीं खाता। नाचारी से पल झूठ का साथ लेना पड़ा। थोड़ा सा खा लो, रात देर तक खाली पेट पड़ते हो। वो मुस्कुराते हुए स्टार से बुलाते बोले। आज मैं इंतज़ार करो। इनके इतने मोहब्बत भरे अंदाज पर वो मज़ीद बहस न कर सका और अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते इनके साथ हो लिया। बाबा भी हद करते हैं, हर गहरे पैरे पर एतबार करके इसे घर में घुसा लेते हैं। क्या जाने कौन कैसा हो, इन्हें परवाह ही नहीं। अंदर से आई आवाज़ पर वो बेसाख्ता रुक गया। वकार साहब ने पलट कर इसे देखा, फिर कदरे नदामती अंदाज में वजाहत करने लगे। आ जाओ बेटा, तुम बुरा मत मानना। हालात कुछ ऐसे कि अब किसी पर एतबार करना मुश्किल लगता है, मगर मैं धोखा खाने के लिए गालबन एतबार कर लेता हूँ। इन्होंने लाउंज में रखे सोफे पर बैठने का इशारा किया। क्या करूँ, बरखुरदार अपनी आदत ही ऐसी है। वकार साहब बोलते किचन में चले गए। बिना हूँ हाँ किए एक तायराना निगाह चारों तरफ डालता हुआ बैठ गया। इस कमरे की हालत ज़ार नीचे वाले पोर्शन से भी नाकस और बोसीदा थी। फिर मजीद वो इस कमरे का मायना करता कि अंदर किचन से आती आवाज़ इससे हिला गई। बाबा आप वहाँ से हिलना मत। घर सारा खुला पड़ा और हम रोज़ रोज़ मुफ्त का खाना नहीं खिलाएंगे। खाना खाना तो इसके चार्जेस किराए से अलग देने होंगे। वो अलग एक झटके से उठ खड़ा हुआ। इतनी इंसल्ट? इसकी अना पर कारी ज़रब पड़ी। आवाज़ हल्की रखो, मेहमान है, सुन लेगा। मेहमान या बबाई जान? वहाँ ख्याल एहसास कहाँ था? मीरब, इन्होंने इसे कदरे टोकने वाले अंदाज में पुकारा। तुम्हारे इम्तिहान की तैयारी कैसे जा रही है? वो ट्रे में खाना सजाए बाहर है और बड़े खुशगवार फ्रैंक अंदाज में गोया हुए। बस ठीक ही है, वो बड़ी बददिली से बोला था। CSS के बाद किस अदारे में जाने का ख्याल है? इन्होंने प्लेट इसे थमाई तो वो आहिस्ती से प्लेट में चावल निकालने लगा। ये तो रिजल्ट पर मुनहसर करता है। मीरब की माँ की वफ़ात के बाद से खाना मैं बनाता था। बच्चे दोनों तब छोटे थे। अभी कुछ अर्से पहले मीरब ने खाना पकाना शुरू किया। शायद खाना तुम्हें जायकादार ना लगे। बड़ा वजाहती फिक्रा था शायद इसके अंदाज में महसूस की जाने वाली बेदिली पर इन्होंने वजाहत ज़रूरी जानी थी। ओ नो अंकल, इट्स गुड। बड़ी मुश्किल से इसने खुद को कंट्रोल किया। फिर खाने के दौरान अंकल वकारी बोलते रहे। जो अबन वो सिर्फ सर लाने पर इक्तफा करता रहे। इसे खुद पर हैरत थी कि इसमें इतना ज़बत कहाँ से आ गया। ना वो अपनी मर्ज़ी के वरना वो अपनी मर्ज़ी की भरपूर ज़िंदगी बसर करता आज।
खैर कभी कभी टाइम और हालात से समझौता करना पड़ता है। खाना खाते हुए इसने खुद को तसल्ली दी। कावा पियोगे? बर्तन समेटते हुए इसे पूछने लगे। नहीं अंकल। मजीद कुछ सुनने की ताबिज़ में न थे सो इनकार में आफियत जानी। वैसे भी वो कॉफ़ी पीने वाला कावा कहाँ पीता, मगर अंकल को क्या बताता। मुझे इजाज़त दीजिए और खाने का शुक्रिया। वो उठ खड़ा हुआ। नहीं बेटा, ये तकल्लुफ़ नहीं। इनके शुक्रिया कहने पर वैसे टोक कर वो कदरे मशकूर सी शक्ल बनाकर नीचे चला है। तकल्लुफ़ की जिन्हें तेरी 3 गल्लां सुना दी उन्होंने। धड़ धड़ दरवाज़ा मुसलसल बजता जा रहा था। आने वाला अपनी पूरी ताकत से खोलने के दर पर था। कितने जाहिल है यहाँ के लोग। जूते पहनता हुआ दरवाजे तक। अब क्या आफत टूट पड़ी। दरवाज़ा खोला तो सामने मोटी मोटी आंखें लिए भारी भरकम जिस्म की औरत पूरे 32 दांतों की नुमाइश कर दी। फरमाएं क्या तकलीफ़ है? बड़ी बदतमीजी से वो बोला। हाय साहब, आप यहाँ रहते हो? आने वाले ने इसका लहजा नज़रअंदाज कर दी। क्या मतलब, आप अकेले रहते हो जी? इसने आंखें पटाई। व्हाट नॉनसेंस, वो कदर रखाई से चिल्लाया। मेरा नाम रानो है, मैं यहाँ की सफाई करती हूँ। 1 हफ्ते की छुट्टी पर थी। मेरे बीबी ने नए किराएदारों की आमद का बताया तो मिलने का बड़ा इश्तियाक हुआ और मिलकर तो बड़ा अच्छा लगा। आप इतने सोने और अच्छी अच्छी शक्लें देखकर तबीयत पर अच्छा फाका होता है। काम की बात करो। इसे इसके तारुफ में कतई दिलचस्पी न थी। आपने सफाई नहीं करवानी मुझसे? बिलाकर मतलब की बात पर आ गई। नहीं। इसे इसकी बिला वजह की मुस्कुराहट से उलझन हो रही थी। नहीं? जवाबन वैसी के अंदाज में बोली। फिर इसके चेहरे पर फैले तासुरात देखती कहने लगी। अच्छा नाराज़ ना हो, नहीं करवानी तो ना सी, पर पैसे तो दे। पैसे? जब सफाई नहीं करवानी तो किस चीज़ के पैसे? इसे सामने वाला हरगिज़ नॉर्मल न लगा सो बड़े रूड लहजे में बात दरियाफ्त किया गया। आपका सहन धोया? वो दुपट्टे का कोना उंगलियों में घुमाती मुस्कुराती बोली। मेरा सहन? अब की बार वो हैरान हुआ। जी ये अपना बाहर वाला वेड़ा मैंने तो लिशका कर साफ़ किया, बिल्कुल चमक गया आपकी तरह। मैं यहाँ किराएदार हूँ, ये सहन मेरा नहीं है। इसकी चिकनी चोपड़ी बातें माँ इसके अंदाजे से सख्त जहर लग रही थी। मीरा बाजी कह रही थी जो नीचे रहेगा सहन भी उसी का है। वो इसे मेरे नामे से आगाह कर रही थी और इसका मीटर घूम गया सो बड़ी रखाई से कहने लगा। तो फिर मुझसे पूछकर इसकी सफाई की है, पैसे भी अब इनसे ही लो। वो ऊपर वालों की बेटी तो सिर्फ पैसों की बात करती थी, लालची। लो जी, वो बड़ी शय 1 रुपया भी नहीं देगी। इसे मुंह में उम्र बड़बड़ाता देखकर बड़े रासराना अंदाज में मीरब की अदात का प्रचार करती। अच्छा अच्छा बस दे रहा हूँ। वो इस मजीद बहस से उकता गया तो सुआफिर पैसे देकर जान छुड़ाने में जानी पैसे लेते अंदर चला गया। ये लो। तकरीबन 2 मिनट बाद वापस आए तो उसे पैसे पकड़ाए। ये क्या साहब, 200 रुपये तो दो। राना बी ने बड़ा मुंह बनाया। लेने तो लो और अब जाओ यहाँ से। और सुनो, आइंदा ये पोर्च मेरा मतलब सहन धोने या साफ़ करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। इसने सब पकड़ाया और हुक्म जारी कर जान छुड़ाने के लिए सही की। तो यूं ही गंदा रहने दूँ? बड़ी मासूमियत से गोया हुई। हाँ, वो कदरे ज़ोर से चिल्लाया था। मगर जी, इससे पहले मजीद कुल्फशानी करती वो दरवाज़ा बंद कर गया। हाय वे तो जिन्नी देर तक कहते जाएंगे, पागल होकर ना निकले तो गल हुई। वॉशरूम के नल में पानी नहीं आ रहा था। इसका मूड बुरी तरह ऑफ हो गया। मेन डोर खोलकर वो बाहर आया तो गेट के करीब मिस्टर शाहरुख खान को बर्फ़ का गोला खाते देखा। सुनो, ये वॉशरूम में पानी क्यों नहीं आ रहा? बामुश्किल खुद को कंट्रोल रखता हुआ अपनी आवाज़ को नॉर्मल रखते बोला। बच्चे ने गोला जुबान से रगड़ते इसे ऊपर से नीचे तक देखा मगर बोला नहीं। यूँ घूर क्यों रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इसे घूरता पाकर वह सालिया निशान बना। अंकल आप पाकिस्तान के किस शहर से आए हैं? इसके चेहरे पर फैले गजबनाक तासुरात इग्नोर करता वो गोला चूसता अपनी धुन में पूछ रहा था। क्या मतलब? इसके पूछे के सवाल पर वह हैरान था। कहीं इसे मेरे बारे में मालूम तो नहीं हो गया? इसने खुद कलामी की। मतलब ये कि पाकिस्तान के अहम मसाइल में पानी का फुकदान और लोगों को पानी तक नामुमकिन रसाई अहम तरीन मसला है। इसकी बात है वो खाक समझता है जिसने अपनी 24 साल की ज़िंदगी में ऐसे मसाइल सिर्फ सुने हो। इनसे हमकिनार होना तो दूर की बात। अब मैं इस मसले का हल क्या निकालूं? इतना सिंपल है कि यहाँ से 200 गज़ के फासले पर नहर है, वहाँ जाकर नहाएं, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। गोला चूसते अजीम मशवरे से नवाजा गया। माँ सदके चली जाए, अजीम मशवरे थे। व्हाट? इसकी आवाज़ काफ़ी बुलंद थी। अगर मशवरा पसंद नहीं आया तो पानी आने का इंतज़ार कीजिए। वो बददस्तूर गोला चूसता बाहर निकल कर भाग गया। दांत पीसता वो अंदर चला आया। ये तो सही सलामत निकल गया ना। हाई बीपी का मरीज से तू ज़रूर बन के जाएगा रुशैल। ये इंतहाई दर्जे की बदतमीज़ी है। वो यहाँ किराया देकर रह रहा है और ऐसा से लोग गुस्से में बड़बड़ाता। वह कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक मार्च करता तिल मिला रहा था। जितने शरीफ वकार साहब थे इतने घटिया ही दोनों बहन भाई। बात कुछ भी न थी। हमेशा की तरह पानी बंद था। इसे वकार साहब दिखाई दिए। इसने इनसे पानी की अदम दस्तयाबी के बारे में इस्तफसार किया। बड़ी हैरत से इनकी आंखें फैली थी। तुम मोटर ऑन कर लेते? बड़ा मासूम अंदाज लिए बोले। कौन सी मोटर? अब हैरत का झटका इसे लगा। यहाँ मोटर के बगैर पानी नहीं आता। मैं तुम्हें स्विच दिखा देता हूँ, जब पानी ना आए तो इसे ऑन कर लेना। वो इसे ऊपर के पोर्शन की जानिब जाती सीढ़ियों के नीचे मौजूद स्विच बोर्ड दिखाते हुए बोले। फिर इन्होंने बटन ऑन किया और एक शोर चारों ओर गूंज उठा। इसे शोर नागवार ज़रूर गुजरा लेकिन कम से कम इसके बदले पानी की फराहमी तो मुमकिन थी। इनका शुक्रिया अदा करता वापस आकर वॉशरूम में नहाने घुस गया। फिर अभी वो शावर ही ले रहा था कि एकदम से पानी बंद हो गया। पानी और मोटर के बंद होने पर इसने खिड़की की जानिब किसी ज़ीरो की मौजूदगी महसूस की। वो तेजी से खिड़की की जानिब आज ऊपर जाती सीढ़ियों के नीचे थी। अगर जैसे कुछ दिखाई न दिया तो तमाम लिहाज एक तरफ करता वो ज़ोर से चिल्लाया। मिस्टर शाहरुख खान, मोटर ऑन करो, बंद क्यों की है?
मोटर बिजली से चलती है और बिजली का बिल आता है और ये बिल हम अदा करते हैं। शाहरुख खान के बजाय जवाब मिस साहिबा की जानिब से मौसूल हुआ। और इसका इस्तेमाल भी सिर्फ तुम लोग ही कर सकते हो। वो शिद्दत ज़ब्त से दांत पीसता गोया। आप सही समझे। वहाँ कमाल इत्मीनान और बेमरबती मौजूद थी। इसका जीजा एक जोर का झापड़ इसके मुंह पर मारे, मगर इस वक्त तो बड़ा बेबस था, सो खुद को काबू में रखता बड़े तहम्मुल से बोला, ओके पर इस वक्त तो इसे ऑन करो। क्यों? पहले इसके इस्तेमाल की अदायगी, फिर ये चलेगी। वो वहीं सीढ़ियों के करीब खड़ी थी। रोशैल बाथरूम की खिड़की नुमा रोशनदान से इसकी थोड़ी बहुत झलक देख सकता था। ये हर वक्त पैसे। वो झंझला उठा, नहा तो लूँ फिर ही दूंगा। मोटर भी अदायगी के बाद ऑन हो जाएगी। मिस मैं शावर ले रहा हूँ, बाहर आकर पैसे दे दूंगा। वो उसकी हठधर्मी पर पूरी तरह से चिढ़ गया। ज़्यादा फालतू बात नहीं। इसका गुस्ताख लहजे से मजीद सुलगा गया। कैसे दूँ पैसे? क्या यूँ ही? वो कदर रुका फिर गोया। ओके आप कमरे में तशरीफ़ लें और बेड साइड पर मेरे वॉलेट में से निकाल लीजिए पैसे। इसे यही ऑप्शन मुनासिब लगी, सो लहजे को मतवाज़न रखता बोला, मैं क्यों अंदर आऊँ? आप बाहर तशरीफ़ लें। अब के वो सटपटाई, फिर कंधे उचकाती वाज़े अल्फाज में इनकार करके, ना आप अंदर आ सकती है ना मैं बाहर आ सकता हूँ। बेबसी से घुटी घुटी आवाज़ में गुर्राया। ओके दोनों में से जो दिल करे आप बता दीजिए, मेरा संबंध हो। अब के मजीद बहस खत्म करके इसने हथियार डाल दिए। सर पर मौजूद शैम्पू को तौलिए से साफ करने लगा जब छट से पानी आना शुरू हो गया। सच शुक्र करते एक तवील सांस भरकर इसने इसको सलवाते सुनाई थी। हाँ तो भाई ओदी जान आए पे इदा के मालक मकाना बंदा ढट्ठे खूह च पा दे। सुबह से ही बादलों ने अंधेरा मचा रखा था। आसमान पर धमाके यूँ हो रहे थे जैसे कई तोपें एक साथ चल रही हूँ। तेज तेज हवाओं का शोर, आंधी ने सारी सड़क का कचरा पोर्च में ला फेंका था। शॉप पर कागज़, पत्ते, रंग बिरंगी धज्जियाँ। शाम ढले बारिश शुरू होगी। हर चीज़ ढलकर साफ और निखर गई थी। रोशैल ने खिड़की से बारिश का ज़ोर शोर देखा, फिर किचन का रुख किया। सर्दियों की इस बारिश ने मज़ीद सर्दी बढ़ा दी थी। नरम ठंडे खुशगवार मौसम को कॉफ़ी पीकर एंजॉय करना चाहता था। इसने किचन की खिड़की खोल दी। तेज़ फवार सुरसुर करती आने लगी। दूर से नमाज इशा की आवाज़ तेज़ बारिश में भी धीमी और कुछ ऊंची आवाज़ सुनाई देती माहौल में कदरे इर्तियाश से पैदा करी थी। कॉफ़ी फेंटकर इसने केटल में दूध गर्म किया और कप डालकर वो कमरे में चला आया। कॉफ़ी पीने के साथ साथ वो कमरे में वॉक करने लगा। बारिश कदरे थमी तो शाहरुख और बाबा मस्जिद में ईशा की नमाज़ पढ़ने चले गए। अपना काम ख़त्म करके वो लाउंज में बैठी बाबा और शाहरुख का इंतज़ार करने लगी। सर्दियों की गहरी होती रात दूर दूर तक फैली खामोशी से उदास कर गई थी। बारिश एक बार फिर ज़ोर शोर से शुरू हो चुकी थी। बड़े ज़ोर से बिजली कड़की और साथ ही लाइट चली गई। अंधेरे और तन्हाई से वैसे इसकी जान चाहती थी। चमकती बिजली, गरजते बादल, ऊपर से चारों ओर अंधेरा। वो एकदम से घबरा गई। साएं साएं करती सन्नाटे को चीरती आवाज़ें, एक ज़ोरदार आवाज़ चीख के साथ वो उठ खड़ी हुई। आंखें बंद के वो चीखने लगी, मिस क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रही हैं? अपने करीब आवाज़ पर इसने आंखें खोल दी और अगले पल से अपनी आंखें खोलने पर अफसोस होने लगा। मोबाइल की टॉर्च हाथ में लिए रोशैल सामने खड़े से हैरत से चीखते हुए देख रहा था, जो होले होले लरस रही थी। आप चीख क्यों रही हैं? रोशैल के पूछने पर इसने इतराफ़ में देखा। बाहर सुनाई देता तूफान का शोर और कमरे में फैला अंधेरा बदस्तूर मौजूद था। मेरा ख्याल है आप डर गई हैं। रोशैल के मुस्कुराने पर इसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। वो अभी तक काँप रही थी। आप इतनी डरपोक है कि अंधेरे और बादल गरजने से डर गई? रोशैल का मजाक उड़ाता अंदाजे से सख्त बुरा लगा। वो बेसाख्ता होंठ भींच कर रह गई। तभी बाबा और शाहरुख अंदर आते दिखाई दिए। वो भाग कर इनके सीने से जा लगी। ओ मेरा बेटा डर गया? बड़े नरम अंदाज में से थपकते वो बोल रहे थे। वो अपनी बेटी के अंधेरे से खौफजदा होने से वाकिफ़ थे। ये चिल्ला रही थी, मैं इनकी आवाज़ पर इन्हें देखने आया था। इसने अंकल वकार को इनकी गैर मौजूदगी में अपनी आमद की वजाहत दी। बहुत शुक्रिया बेटे, एक्चुअली मेरे अंधेरे और बारिश से डरती है। वो अभी भी हौले हौले से थपक रहे थे। इट्स ओके, मैं चलता हूँ। इसने वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए, फिर दरवाजे से बाहर कदम रखते पहले गर्दन घुमा कर देखा और निगाहें वकार अंकल के कंधे के ऊपर से झांकती डरी सहमी आंसू से लबरेज आंखों से टकराई। मेरे अपनी शर्मिंदगी से नजरें झुकाई हुए मुस्कुराहट दबा के नीचे चला आया। नेरे विच जान जाती तो पन्ने खाने को बनी फिरती। इसे यहाँ 1 माह से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका था। पापा ने इसे कोई रब्ता नहीं किया। वैसे वो करते भी कैसे? वो कौन सा इनको अपने रहने का ठिकाना बता कर आया था? इसका सेल फ़ोन नंबर तो था। वो रब्ता करना चाहते तो कर सकते थे। रोशैल बच्चे, वो तेरे पापा तुझ जैसे ज़िद्दी। इसने खुद को याद दिलाया। घर से निकलते वक्त अपनी किताबें, कपड़ों के साथ मोबाइल, कुछ ज़ाती पैसे और क्रेडिट कार्ड्स लेकर चला था। अब इसके पास तकरीबन सब पैसे ख़त्म हो चुके थे और रवा महीने का किराया देने के लिए इसने अंकल से कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी। क्या मम्मा को फ़ोन करूँ? इसने खुद ही सोचा, फिर नफ़ी में गर्दन लाई। नहीं, वो हमेशा की तरह रो पड़ेंगी और मेरा इमोशनल होने का कोई इरादा नहीं। इसे एकदम घर छोड़ते वक्त की मामा की बातें मम्मा याद आ गई। वो तमाम लम्हे जब पापा ने इसे घर से निकाल दिया था। तुम जाना चाहो तो जा सकते हैं। इन्होंने बड़ी कशदार आवाज़ में हंकारा भरा। मुकाबले में मामा, वो और मामा सदमे से चुप रह गए। पापा मैं जा भी सकता हूँ, इसने भी डराया था। तो जाओ, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। वो टस से मस्त दिखाई न दिए। ये आप कैसी बातें करें? मामा को पापा का फैसला कतन न भाया था। यही हमारी इकलौती औलादे नरीना है, वही कमज़ोर बहाना। इकलौती औलादे नरीना हूँ और ये इसी का फ़ायदा उठा रहा है। पापा कमरे से वॉकआउट करे तो मामा इसकी तरफ आई। इसके चेहरे पर पहले एक फैसला कुन तासुरात देखकर वो धीरे से बोली, पापा की बात को सीरियस मत लो।
हाय, आप तो सोचों में गुम परियों की कहानी वाले शहजादे लगते हो। इसकी सोचों में रानो बीबी ने एंट्री दी तो वो एक बार फिर से जल उठा। अब क्या तकलीफ है? इसे सर पर ये अजाब मसलत होता दिखाई दे। तकलीफ होती तो डॉक्टर के पास जाती, वैसे आप डॉक्टर हो? वो यूँ मुस्कुराती चिढ़ाती लहक लहक कर बोलती से इस पल जहर लग रही थी। सेहन दो, 100 रुपये ही दे देना। खबरदार, अगर तुमने मेरे सहन को हाथ भी लगा तो मैं तुम्हारा हश्र बिगाड़ दूंगा। वो गुर्राया जबकि रानो मुंह पर हाथ रखे हंसती चलेगी। आप तो जी गुस्से में और खूबसूरत लगते हो। वो खशमगी नजरों से देख रहा था, फिर एकदम जलाल में आकर इस पर बरस पड़ा। तुम जाती हो या? अच्छा जी, फिर सहन ना। वापसी के लिए कदम बढ़ाती पर रुकती पूछने लगी कि इसकी आंखों में बढ़ता गुस्सा देखकर 9-2-11 होगी। क्या आइटम है ये? मामा कैसे इस कौम से डील करती होंगी? ये तमाम एरिया इन नमूनों से भरा पड़ा है, एक से बढ़कर एक नमूना यहाँ दस्तियाब है। सर झटक कर इसने ध्यान बटाने के लिए किताब खोल ली। तू नमूनियाँ चला के पढ़ लेना, तेरे वास्ते यही बड़ी बड़ी गल है। उस टपिया नुमा लॉन में आजम के साथ खड़ा बातें करता जब छड़ छड़ ऊपर टेरेस से पानी की भरी बाल्टी इस पर उछाल दी गई। पुश टेरेस की जाने पहुंचाने की वजह से पानी गिराने वाले के अजाइम न देख सका पूरे का पूरा भीग के, जबकि आजम पानी गिरने पर तेजी से पीछे हट गया था। इस पर सिर्फ छींटे पड़े थे। इसने गुस्से से सर उठाकर ऊपर देखा मगर वहाँ कोई दिखाई न दी। अलबत्ता आवाज़ें ज़रूर सुनाई दी। इसने गर्दन मोड़कर आजिम को देखा, धीमी मुस्कुराहट लबों पर सजाई से देख रहा था। ये छेड़छाड़ का सिलसिला कब से शुरू हुआ? ओ शट अप! आजिम के चेहरे पर फैली जुमानी मुस्कुराहट से तब मजीद तपा गई। एक ही मिनट में वह सीढ़ियाँ फलांगते टेरेस पर पहुंच गया। वाइपर लगाती मीरा को इग्नोर करता हुआ झाड़ू से पानी निकालती मैडम रानो के करीब आई। ये क्या है? इसने अपने भीगे सरापे की तरफ इशारा किया। ओहो, आप तो भीग गए। मुकाबिल ने मासूमियत की इंतहा कर दी। तुम्हें दिखाई नहीं देता? अंधी हो? ऐसे पानी फेंकते हैं? वो खुद को तमीज़ के दायरे में मजीद मुकीद ना रख सका। मैं मीरा बाजी ने, वो इसके गुस्से से खाइफ होती हुई हकलाती बोली। झूठ मत बोलो रानो, मैंने कब किया? मीरा तेरी से चिल्लाई। एक बात याद रखो, अगर दोबारा से चीप थर्ड क्लास हरकत की ना तो किराया देना बंद कर दूंगा। उंगली उठाकर इनडायरेक्टली इसे वार्निंग देता वो वापस पलट गया। ओ, तो नौबत यहाँ तक आ पहुंची? आज़म ने शरारती नज़रों से उसे घूरा। कैसी नौबत? आज़म ने फिक्रे पर वो चौंका था। लड़की तुम्हें मतवज्जा करने के लिए तो ऐसे हरबा इस्तेमाल करिए। व्हाट नॉनसेंस! आजकल के फिल्मों, ड्रामा, रोमानी नावलों ने लड़कियों को बड़ी बड़ी शानदार टिप्स करना मुहैया करनी शुरू कर दी हैं। वैसे इस टाइप की लड़कियां खुद को हलाकू खान की जानशीन समझ कर पहले फड्डेबाजी करती हैं, फिर किसी अमीर लड़के को फंसा कर शादी। ओ एक सेकंड, ये तुम क्या हाँकने लगे? और इसे कैसे पता कि मैं अमीर आदमी हूँ? वो मजीद कोई कहानी स्क्रिप्ट करता और शैले से टोकता हुआ इससे क्यास करने लगा। भैया, आपकी चाल ढाल, रंग रूप, आपके मजाज, नाज नखरे सभी अंदाज कहते हैं कि आप एक बिजनेसमैन की इकलौती औलाद नरीन है। वो ठहर ठहर कर बोलते से छेड़ने लगा। आज़िम स्टॉप इट! इसे ये मजाक हरगिज़ अच्छा न लगा। मेरे पास इतना फजूल का टाइम नहीं कि अपनी लैंडलॉर्ड की बेटी और इसकी हरकतें डिस्कस करता फिरूं। दो टोक अंदाज में बड़ा वजाहती जवाब था। इस पर वो इतना रूड हो गया कि आज़िम ने चुप कर जाने में आफियत जानी थी। तो और तू भी तो तंग करता है, सारे जहान ने फड़ के रोशैल जीना हराम करता है। रोश, तुम ही जिद छोड़ दो। थक हार कर मामा की ममता ने इसे राब्ता कर डाला और अब वो इसे घर वापसी के लिए मना रही थी। नो मम, वो बला का ज़िद्दी साबित हो रहा था। तुम्हारे पापा इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। वो इसे इसकी ज़िद छोड़ने पर मजबूर कर रही थी और वो पीछे हटेगा नहीं, वो सोच चुका था। मम, मुझे बिजनेसमैन नहीं बनना। मैं जानती हूँ तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम भी करती हूँ। तुम हमारे एक ही बेटे हो, ये सब कौन लुक आफ्टर करेगा? तुम्हारे पापा की हेल्थ भी अब इतनी अच्छी नहीं रहती। मामा ने एक इमोशनल वार किया। ये इकलौता होना मुजरिम बन गया। वो मामा के जज्बातीपन पर बड़ी बेजारी से बोला। ऐसे नहीं कहते। बेख्तियार वो तड़प उठी। मैं सुबह अरबाज के हाथ पैसे भिजवा दूंगी, अपना ख्याल रखना मेरी जान। मिलाकर इनकी ममता ने हार मान ली। इतने दिन घर से दूर न जाने वो किन हालात में रह रहा होगा। शहजादों की तरह इनसे पाला था इन्होंने। जब मामा की बातें दिल को लगी तो घर वापस आ जाना। अपने बात मुकम्मल करके इन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। इसने हाथ में पकड़े मोबाइल को घूरा और दिल ही दिल में पापा के तसव्वुर से मुखातिब हुआ। सॉरी पापा, इस बार मान जाए, फिर कभी तंग नहीं करूँगा। आहो, ओही गल टिपिकल कि मैं वो बनना ते उन्हें मैं CSS करना ते पब्बा जी ने क्या बिजनेस आम पहले। मामा ने पैसे भिजवा दिए थे और वो अंकल बकार को इनका किराया देने ऊपर आया। हल्के से दरवाजे को लॉक करके वो अंदर वाले का इंतज़ार कर नॉक करके अंदर आने वाले का इंतज़ार करने लगा। कौन? अंदर से उभरती आवाज़ से बदमज़ा कर गई। रोशैल। नाचार बड़े आराम से जवाब दिया। बिजनेस ऑफ ड्रीम लैंड, जवाबन इसने मेरे को कहते सुना। मोहतरमा, मुझे बकार अंकल से मिलना है। वो इसके मुंह हरगिज़ नहीं लगना चाहता था। अंकल? यहाँ तो कोई अंकल नहीं रहते। वो गालबन नीचे रहते हैं। वो दोनों बहन भाई से अला दर्जे के बदतमीज़ लगने लगे थे। न जाने खुद को क्या समझते थे। बिला वजह के चीप मजाक, ऊट पटांग हरकतें से बिल्कुल अच्छी न लगती थी। वो जितना भी फॉर्मल रहता वो इतने सर पर सवार नजर आते। मुझे खुद ऐसे लोग बहुत जहर लगते हैं। झट से दरवाज़ा खोल दिया गया। सामने मोहतरमा लड़ने मरने के अंदाज में रुख रोशन लिए खड़ी थी। अब फिर आप एक नए बहाने के साथ आए होंगे। आपके पास पैसे नहीं, 2 माह तक किराया अदा कर देंगे वगैरह वगैरह। बात तो सुन लीजिए। इसे नॉन स्टॉप कमेंट्री करते देखकर वो आहिस्ता से बोला। सुनाए। बड़ा लगावट भरा अंदाज था।
सुनाना नहीं, किराए के पैसे वकार साहब को देने। अपनी बात की दुरुस्ती की और सपाट लहजे में बोला। पूरे? इसने सवालिया निगाहों से रोशैल को देखा। अगर पढ़ी लिखी हैं तो गिन लीजिए। अब की बार वो तंज के निश्चय चलाने से खुद को रोक ना पाए। आराम से बात करो तो भी मोहतरमा का दिमाग ठिकाने नहीं। अगर अगर से क्या मतलब है? मैं इस मुल्क की पढ़ी लिखी मौजूद शहरी हूँ। आंखें फैलावत तपकर बड़बड़ाती और फिर जो सलवातें सुना शुरू हुई तो वो पलट कर सीढ़ियाँ उतर गया। आग लगाना मकसूद था जो लग चुकी थी, जलना मोहतरमा का नसीब था। बहुत चंगा किया। वो अपने इस घर में लगी बंदी डल रूटीन से बुरी तरह आजिज़ आ गया था। सो खुद को फ्रेश करने के लिए आज़म के साथ वो क्लब तक खाना खाने चला गया। 11 बजे के करीब इनकी वापसी हुई। गाड़ी से निकलकर आज़म की साइड पर आ गया। सो इतने दिनों में क्या सीखा? रोशैल ने खिड़की से झांका तो आज़म पूछने लगा। उफ़, एक अज़ियतनाक तकलीफ। वो तकलीफ से बढ़ पड़ा है। जन्नत से दोज़ख तक का सफ़र। एक तवील ठंडा गहरा सांस फटता हुआ गोया। किसी ने खूब कहा होम स्वीट होम। आंखें मूंदे से अपने घर का पुरसकून माहौल महसूस किया। तभी गेट खोलकर मेरे बाहर और बिना इन्हें देखे मेन गेट सड़क की जाने भूल गई। ये इस वक्त कहाँ जा रही है? मुझे क्या मालूम, तुम्हें इनका पीए लगता हूँ। इसने लालमी से कंधे उचकाए थे, फिर कदरे गुस्से से आज़म को घूरा। पूछ तो सही। आज़म ने इसे पूछने के लिए उकसाया। सॉरी, मुझे कोई शौक नहीं अपनी इज्जत करवाने का। इसने टका सा इनकार कर दिया। ओके, मैं पूछता हूँ। रात के इस पहर इसे यूँ अकेला जाता देखकर आज़म की हमदर्दाना रग फड़क उठी थी। एक्सक्यूज़ मी मिस। आज़म ने इसके पीछे जाके कदरे बुलंद आवाज़ में से पुकारा। आप इस वक्त इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? हिम्मत करके बड़ी शराफत में इस लहजे में पूछा था। आपसे मतलब? मगर लिहाज वहाँ कहाँ था? वो काट खाने वाले अंदाज में बोली तो रोशैल बमुश्किल मुस्कुराहट ज़ब्त करता दिल में आज़म से कहने लगा। शाबाश आज़म, तैयार है जूते खाने के लिए। इधर ही कुड़ी मुँह ला रही तू उन सुननी तो तेन पैनी नहीं। मेरा मतलब आपको कोई हेल्प? इसने हिम्मत ना आ रही उसे मतवजा करने की वजह बयान की। मेरे पापा शाम से हॉस्पिटल में एडमिट है, वहीं जा रही हूँ। अब आप मुतमिन हो तो जाऊँ? थोड़ी तमीज़ और शराफत का मुजाहरा हुआ, फिर एकदम अपने पुराने अंदाज में वापस आती वो आज़म से कह रही थी। आज़म और रोशैल दोनों चौंके। अंकल और हॉस्पिटल में? मीरब की बात सुनकर वो बेसाख्ता इन दोनों के करीब चला। खैरियत क्या हुआ इन्हें? मीनम ने बारी बारी निकाह दोनों पर डाली, फिर आइसकी से सिर्फ इतना ही बोली, हार्ट अटैक। मिस, आप बुरा ना माने तो हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। आज़िम बोला तो रोशैल ने आज़म की हिम्मत को सलाम किया। हम अंकल को भी मिल लेंगे। इसकी खामोशी पर मज़ीद आगे बढ़ा। आपका जब जी चाहे जाए, मैं खुद चली जाऊँगी। इसने हाथ में बंदी घड़ी पर निगाह डाली और मुड़ गई। प्लीज़ सिस्टर, रात काफ़ी हो गई, हम काफ़ी शरीफ शहरी हैं, आप हम पर भरोसा कर सकती हैं। आज़िम हिम्मत हारने वालों में से ना था, जबकि रोशैल खामोश खड़ा इसरार और इनकार का मुज़ाकरा सुन रहा था। आए, इस सोच विचार में उलझे देखकर बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में कार की जानिब मुड़ा ना चाह मीर अपने कदम इसके पीछे बढ़ा दिए। रोशैल ने कामयाब मुज़ाकरात पर मीर आज़िम को दिल ही दिल में तात दी। वो दोनों धीरे धीरे आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी रोशैल की निगाह बैक व्यू मिरर पर उठी। ये हमसे डर रही हैं। आंखें बंद किए मुंह में कुछ पढ़ रही थी। आज़िम के हॉस्पिटल का नाम पूछने पर वह चौंकी, फिर आंखें खोल कर इसने आज़िम का एड्रेस बताया। बेसाख्ता मीरब की निगाह मिरर में खुद पर मरकूज रोशैल की जानिब उठी तो इसने जल्दी से निगाह चुराई बाहर भागती इक्का दुक्का गाड़ियों को देखने लगी। अंकल की हालत काफ़ी सीरियस थी। रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। रोशैल ने एक निगाह हाथ पर बंदी घड़ी पर डाली और फिर आईसीयू का कॉरिडोर कॉर्नर में मौजूद बेंच पर बैठे शाहरुख और मीरब को देखा। इसे इस वक्त इन्हें अकेले छोड़कर जाना मुनासिब न लगा। गर्दन मोड़कर इसने साथ खड़े आज़म को देखा। तुम घर जाओ, रात काफ़ी होगी। और तुम? मैं इनके पास रुकता हूँ। पैसे वगैरह तो नहीं चाहिए? नहीं, मेरे पास हैं। इसने नफ़ी में सर लाया। इनके कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं? इस वक्त इनकी हालत ऐसी नहीं, सुबह तक इंतज़ार करना पड़ेगा। ओके, टेक केयर। आज़मी से बाय बाय कहता वहाँ से चल दिया और वह धीरे धीरे कदम उठाता कॉरिडोर के कॉर्नर में मौजूद एक खाली बेंच पर आ बैठा। निगाह उठाकर चारों ओर देखा तो अस्पताल की हालत ज़ार अपने सरकारी होने का चीख चीख कर ऐलान करी थी। रात के इस पहर भी मरीजों से ज़्यादा मक्खी और मच्छरों का राज नजर आया था। ये थी हकीकी ज़िंदगी की एक शक्ल। पुरअसाइश ज़िंदगी में इसके पास इन जगहों को देखने का वक्त ही कब था। इस मुल्क के तमाम ज़्यादातर बदनसीब लोग ऐसे अस्पतालों में अपनी डूबती ज़िंदगी को बचाने के लिए आते हैं। बेसाख्ता इसे अपने और इनके लाइफस्टाइल का फ़र्क वाज़ेह नजर आया। सॉरी पापा, मैंने आपका दिल दुखाया। तभी नर्स आईसीयू से बाहर आकर वकार साहब के रिश्तेदारों को मतवजा करने के लिए ज़ोर ज़ोर से इनका नाम पुकारने लगी। बेख्तियार उठता वो मीरब और शाहरुख के बराबर आ खड़ा हुआ। ये मेडिसिन ला दें। इसने इनके सामने दवाई वाली पर्ची बढ़ाई तो हाथ बढ़ाकर मीरब से पहले रोशैल ने थाम ली और बिना कुछ बोले मेडिसिन लेने चला गया। अंकल की तबीयत सुबह संभली तो वो घर आ गया। थकन से निढाल वो बिस्तर पर लेटते नींद की वादी में गुम हो गया। करीबन 12:30 बजे इसकी आंख खोली तो पहला ख्याल से वकार अंकल का ही आया। वो तेरी से उठ बैठा और हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होने लगा। रास्ते से सैंडविच और जूस के 2 पैकेट लेकर वो हॉस्पिटल पहुंचा था। आईसीयू के दीवार के साथ शाहरुख और मीरब को खड़े पाया। वो इनके नज़दीक से लाए, दोनों ने सर उठाकर आने वाले को देखा। फिर मीरब ने निगाह बाएं जानिब मोड़ ली, जबकि शाहरुख की खुद पर मरकूज निगाहें देखकर वो अंकल की तबीयत के बारे में क्यास करने लगा। वो दोनों इसे बड़े उदास और खामोश महसूस हुए थे। इस पर वो जिस सिचुएशन से गुजरे थे इसे अंदाज़ा था। अगरचे वो इनका गम ना तो कम कर सकता था ना ही ख़त्म कर सकता था, मगर शेयर करने की सही इसने ज़रूर की थी इंसानियत के नाते, जबकि इनके दरमियान सिर्फ कुछ दिनों की शनासाई तो थी। आप दोनों कुछ खा लीजिए, अंकल के केयर के लिए आप में एनर्जी होना ज़रूरी है। वो पैकेट शाहरुख को थमाता अंकल को देखने चला गया। मशीनों के ज़ेरे असर अंकल गहरी गनूदगी में थे। काफ़ी देर वो वहीं खड़ा रहा, फिर बेड साइड पर मौजूद रिपोर्ट्स उठाकर पढ़ने लगा। बाईपास? डॉक्टर्स ने बाईपास तजवीज़ किया था, वो भी बिना ताख़ीर के।
फाइल वापस रखकर वो बाहर आए तो इन दोनों से कहने लगा, आज रात आप दोनों घर चले जाए, मैं अंकल के पास ठहर जाऊँगा। नहीं रोशैल भाई, हम ठीक है और थके तो बिल्कुल भी नहीं हो। खुद को फ्रेश जाहिर करने की कोशिश करने लगा तो रोशैल खामोश हो गया। इसे इतना स्टार्ट करना भी अच्छा नहीं लग रहा था। इनसे जान पहचान तो तीन ही कितने हुए थे। वह हॉस्पिटल के कॉरिडोर में दाखिल हुआ तो मीरे से डॉक्टर के पास खड़ी दिखाई दी। निगाहें दौड़ाकर इसने शाहरुख को ढूंढना चाहा मगर उसे कहीं नजर आया। बीबी ज़्यादा इंतजार इनके लिए मुनासिब नहीं। तकरीबन आधा खर्चा हॉस्पिटल दे रहा है, आधा आप अदा कर दीजिए, इससे ज़्यादा हॉस्पिटल का बजट नहीं होता। अपनी बात मुकम्मल करके डॉक्टर साहब चल दिए। नाचार सुस्त कदमों से वो वहाँ से हटने लगी कि बेख्तियार वो पुकार उठा, मिस कितने पैसे चाहिए? इसके मतवजा होते हुए बड़े महज़्ज़ब अंदाज में पूछने लगा। मीरम ने थकन से बोझल आंखें उठाकर लम्हा भर को इसे देखा। वो किन हालात से गुजरी थी इसे बताना हरगिज़ मंजूर न था। सुने, मैं ऑलरेडी काफ़ी अपसेट हूँ, मुझे मज़ीद परेशान मत कीजिए। किसका गुस्सा किस पर निकला था? परेशान वो अपने बेबस होने और हालात पर थी और निशाना वो बेचारा बन गया। व्हाट, मैं आपको क्यों परेशान करूँगा? अब कैसे इसकी दिमागी हालत पर हरगिज़ सही ना लगी। मेरे को इसकी आवाज़ में गुस्सा कब क्यों न जाने क्या क्या महसूस हुआ, मगर वो आदत से मजबूर वो अपनी हरदर्मी पर कायम थी। लाख लानत तेरे से, अपनी हरदर्मी तेरा प्योपा में चला जावे तेरा। हम आपके खलूस की कदर और बाकायदगी से हॉस्पिटल आमद पर दिल से मशकूर हैं। आप इसकी ज़रूरत नहीं है। जो आप इतनी बड़ी बड़ी लफाजी जुमले बोली, इनके मानी भी मालूम नहीं है आपको। कदर करते हैं आपकी खलूस की। न खुद से वैसे घूरता मुड़कर चला गया। मीरब की निगाहों ने ना चाहते हुए भी दूर तक इसका ताक़ुब किया। ये इतनी रकम तुम्हें क्यों चाहिए? इसने मामा से पैसों का तकाजा किया। इतनी रकम मामा के लिए देना नामुमकिन ना था, मगर एकदम यूँ मांगने ने हैरान कर दिया। मुझे ज़रूरत है, वो आहिस्ते से बोला। रोश, तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? मामा को नहीं बताओगे? अब इसकी आवाज़ में अफसुर्दगी महसूस करती परेशान होने लगी। मम, मैं ठीक हूँ, मेरे दोस्त को चाहिए। इनकी बेकरारी पर वो तेरी से वजाहत देने लगा। तुम्हारे फ्रेंड को? वो फिर चौंकी। इसके सारे फ्रेंड्स इसकी तरह वेल ऑफ थे और अमीर वालिदैन की औलाद है। जब इनके हाथ से अहमद ने फ़ोन थाम लिया। अपनी ज़िद छोड़ दो और घर आ जाओ, जितने पैसे चाहोगे दूंगा। वो बज़ाहिर बड़े नरम लहजे में बोले थे। जवाब में इसने खामोशी में आफियत जानी। कई सानी दोनों जानिब खामोशी छाई रही। गाल पर दोनों ने एक दूसरे को कितने दिनों बाद मौजूदगी महसूस की थी। फिर इसने पापा को कहते सुना, जितनी रकम चाहिए अरबाज को कहकर भिजवा दो। वो इनका बेटा था। अगर इस पल वो अपनी ज़िद में इसकी फरमाइश पूरी ना करते तो कौन करता? भले से वो नाराज़ हो। जी। हैरत में डूबी मामा की आवाज़ उभरी और हैरान की तो इसे भी मामा ने पैसे सुबह भिजवाने के लिए कहा। धीरे से खुदाफिज कहकर इसने फ़ोन बंद कर दिया। अगले दिन इसने बाईपास के लिए दरकार तमाम रकम हॉस्पिटल में जमा करवा दी। रसीद शाहरुख को थमाई तो वह हैरत ज़दा इसे देखे गया। अभी नहीं अंकल, खैरियत से ठीक होकर घर आ जाए, फिर इस मामले पर बात करेंगे। इसके बाद लब देखता वो तेरी से कहा और शाहरुख का कंधा थपथपाता वो हल्के से मुस्कुरा और दूर खड़ी मीरब को इसके मशकूक किरदार होने पर कोई शुबा बाकी न रहा था। अच्छा जी, मीरब तो वैसे ही पागल लग दी भी मैंने। एक हफ्ते बाद अंकल खैरियत से घर वापस आ चुके थे। शीशे में खुद पर एक तायराना निगाह डालता वो ऊपर अंकल से मिलने चला गया। इसने धीरे से दरवाज़ा नॉक किया। 1 मिनट रुककर किसी ने आने का इंतज़ार किया। वहाँ से कोई रिस्पॉन्स न मिला तो हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने मोहतरमा खड़ी दिखाई दी। हेलो। जवान वहाँ से सिर्फ सारे लाने पर इक्तफा किया, अगर इसके लिए इतना ही कहा काफ़ी था। अंकल, इसने सवालिया अंदाज में देखते हुए पूछा। अब की बार जवाब हाथ के इशारे से दिया गया। वो अंदर कमरे में चला। इसे देखकर वकार साहब खुशी से खिल उठे। तुमने हमारी बहुत मदद की। बड़ा ममनूनियत भरा लहजा था और इसे इनका मशकूर ममनून अंदाज अच्छा न लगा। सो बेख्तियार ने टोक किया, अरे नहीं अंकल, आप ऐसा मत कहिए। कुछ दिन आराम कर लूँ, फिर तुम्हारा कर्ज तुम्हें ज़रूर लौटा दूंगा। आप इसके लिए परेशान मत हो। इसने ये पैसे वापसी के लिए तो ना दिए थे, बस इंसानियत के नाते में इनकी मदद कर रहा था। वो अल्लाह का शुक्रगुजार था कि इसने इसे इस काबिल बनाया कि वो किसी के काम आ सका था। वैसे यार ऐसे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में जो वाकई इंसानियत के नाते किसी की मदद करते हैं। अभी वो दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी कि दरवाज़ा खुल गया। इसका हाथ हवा में लहरा के इसने जल्दी से हाथ नीचे कर लिया। जी फरमाइए। रोशैल से हैरान नज़रों से देख रहा था। वो भाई जी, इसके मुंह से बेसाख्ता भाई निकल गया, जबकि वो कहना कुछ और चाह रही थी। मैं आपका भाई नहीं हूँ, अब फरमाए। वो संजीदगी से कह रहा था। दूसरे मानों में बको जो पकना है, वो मेरा मतलब था। वो बेहद घबरा गई। बात तो अभी आपने की ही नहीं और मतलब पहले समझाने बैठ गई। अंकल की बीमारी के बाद इसकी शाहरुख से काफ़ी दोस्ती हो गई थी, मगर मेरे से ताल्लुकात इसी रविश पर कायम थे। मैं आपसे ये कहने आई थी कि अब किस चीज़ के पैसे अदा करूँ। वो फिर इसकी बात काट गया। कमबख्त, पहले बात तो पूरी सुन लो। वो दिल में इससे मुखातिब हुई। हमारी इतनी बड़ी मदद का शुक्रिया, मगर इतनी बड़ी रकम आपके पास कहाँ से आई? वो जल्दी से कहेगी मैं बाधा। वो फिर कुछ बोल उठे। कई दिनों का दिमाग में उधम मचाता सवाल भी साथ कर डाला। ओ आई सी, देखिए मोहतरमा, इसने सीटी के अंदाज में हॉर्न सुकेड़े। मेरे पास देखने दिखाने का टाइम नहीं। अब कि वो इसकी बात काट कर गई थी और जल्दी से अपने पुराने अंदाज में आ गई। ओके, ये शुक्रिया वगैरह रहने दीजिए और रहा जवाब दूसरे सवाल का, तो अपने काम से काम रखें। इसने ठास से दरवाज़ा बंद कर दिया। मीरब ने घूर कर दरवाजे को देखा। मशकूक आदमी। वो झट से बड़बड़ाई। दरवाजे की दूसरी जानिब रोशैल ने मीरब के अल्फाज बखूबी सुने और बेख्तियार मुस्कुरा उठा। बिलाकर वो इसे जिच कर गया था। तो होर कि तू तैनू क्यों रसे कितों आए उहदे को पैसे आंब का गुठलियां ना गिन।
रात भर होने वाली बारिश ने इस इलाके में आफत सी मचा दी। सड़कों पर घुटनों तक खड़ा पानी और जहाँ पानी न था वहाँ कीचड़। आज़मी से इसने गाड़ी गली के कोने पर ही रोकने के लिए कहा। गली की हालत काफ़ी ख़राब थी और इसे मजबूरन यहाँ उतरना पड़ा। इसे बाय बाय करता हुआ खुद को कीचड़ से होने वाली फिसलन से बचाता धीरे धीरे चलने लगा। जब निगाह दूसरी जानिब मीरे पर पड़ी, वो अपने ध्यान में चली जा रही थी। आजकल वैन आना बंद हो गई थी, शायद वो स्कूल खुद ही चली जाती थी। मोहतरमा उस्ताद के ओहदे पर फाइज थी। रोशैल ने एक दो बार सरसरी अंदाज में देखा। अच्छी खासी कॉपियों की तादाद हाथ में थामे इर्द गिर्द से बेनियाज चल रही थी। गेट के करीब आकर वो दोनों रुके। मीरम ने चौंक कर अपने दाएं तरफ देखा और वो इससे बेनियाज गेट को देख रहा था। मीरम आगे बढ़कर गेट के बिल्कुल नज़दीक आ खड़ी हुई, फिर गेट और प्लेयर के दरमियान मौजूद जगह से बाजू अंदर डालकर लॉक खोलने की कोशिश करने लगी। वो खामोशी से खड़े इसकी हरकतों सकनात में लहाजा करता रहा। वो गेट खोलने की मुसलसल कोशिश करी थी। शायद ये हमेशा गेट ऐसे खोलती है, इसने सोचा। ओच! जब एक हल्की सी चीखती आवाज़ के साथ इसने अपना हाथ वापस खींच लिया। इसके हाथ की दूसरी जानिब क्या हुआ होगा, यकीनन वो बेखबर था, मगर इसके चेहरे पर फैलती कोफत और बेजारी से मज़ा देगी। वहाँ बस खड़ा मुस्कुराता रहा। मीरम ने हाथ से गिरती पड़ती कापियों को मजबूती से थामा। मैं कोशिश करूँ? बड़े महज़्ज़ब अंदाज में पूछ रहा था। धीरे से बिना देखे वो साइड पर हटकी, जेब से चाबी निकाल कर और शैल ने लॉक खोल दिया। लेडीज़ फर्स्ट के फार्मूले के तहत वो खुद साइड पर हुआ, फिर इसे पहले अंदर जाने का इशारा किया गया। अंदर दाखिल होकर मीरम ने गर्दन घुमाकर गेट के अंदरूनी साइड लॉक के करीब नज़र डाली तो कुछ ही फासले पर मौजूद चीज़ देखकर इसने बेख्तियार झुरझुरी ली। यही इसके हाथ से टकराई होगी। रोशैल ने इसकी निगाहों का ताक़ुब किया, फिर इसे टकराने वाली चीज़ पर निगाह पड़ते बेसाख्ता मुस्कुराहट और खुद को कहने से नहीं रोक पाया। आप छिपकली से भी डरती हैं? बड़ी मासूमियत से वो पूछ रहा था। मीरम ने इसका चेहरा देखा और इसके लफ्ज़ों पर गौर किया। ये भी से क्या मुराद है? इसने सोचा और फिर झट से अंधेरी रात का मंजर याद आया। आपसे मतलब? इसने घूरा जवाबन नफ़ी में सर लाता हुआ मुश्किल अपनी मुस्कुराहट को रोक पाया था। चित्रो चित्री होंदे रहंदे, हर टाइम चित्रो चित्री होंदे रहंदे। साडा नावल लदे तो बोतल लंघ गया। और पैसे तो नहीं चाहिए? मम्मा इससे फ़ोन पर मज़ीद रकम तो नहीं दरकार के बारे में क्यास करी थी। नो मम, ये मैं नहीं, तुम्हारे पापा पूछ रहे थे। मामा ने इसे चौंकाया तो मुस्कुरा उठा। पापा के अंदाजे से बेहद भाग गया। इनसे कह दीजिए घर आकर बताऊंगा। एकदम वो हर चीज़ से बेजार हो गया और इसने वापस जाने का फैसला कर डाला। क्या क्या कहा तुमने? इधर मामा की खुशी काबले दी थी। मैं घर वापस आ रहा हूँ मम, आप दोनों मेरी जन्नत है। फ़ोन बंद करके इसने इन दोनों के तसव्वुर से इज़हार मोहब्बत किया। पापा ने इसे बेजा जिद से नहीं बल्कि प्यार से अपनी बात मनवा ली थी। वह मामा को अपनी वापसी से आगाह कर चुका था, सो अपने अंदर फैले इत्मीनान को महसूस करता सो गया। बस आज की रात वो अपने घर अपने बेडरूम में होगा। इसका मोबाइल मुसलसल बजे जा रहा था। इसने रिसीव करने से पहले वक्त देखा 2 बज रहे थे। स्क्रीन पर चमकता नंबर पापा का था। इसने जल्दी से रिसीव कर लिया। रोशलू, वो रो रहे थे। वो देरी से उठ बैठा। रामीन इज़ नो मोर है, बिना किसी तमीद के वो बोले थे। पापा? इसके लब फड़फड़ाए। वो क्या बोल रहे थे इसे कुछ समझ ना आया। रामीन, इसकी बहन मर चुकी थी, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ। वो अब कतरे अपने आप को संभाल चुके थे। रामीन का लंदन में एक्सीडेंट हो गया, वो धीरे धीरे से बताने लगे और इसके हवास गुम होते जा रहे थे। कितने पल सख्त की हालत में वो यूं ही बैठा रहा। सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी थी। बाहर बजता गाड़ी का हौले से होश हवास में वापस ले आया। वो देरी से बिस्तर से उठा, वॉलेट में मौजूद तमाम पैसे शेल्फ पर रखता, कांपते हाथों से शुक्रिया के चंद हरूफ अंकल के नाम लिखता वहाँ से चला है। रामीन की मौत से मम्मा पापा को निढाल कर दिया था। वसी और इस पहला बिजनेस, रामीन के बच्चे और जाने क्या क्या जिम्मेदारियाँ इस पर आन पड़ी थी। वो खुद को संभालता हुआ इतना बिजी हो गया किसी वो 3 माह और वहाँ के मकीन याद ही न रहे। मसरूफियत में सब कुछ भूलता चला गया। ओह अच्छा, इसकी एक बहन भी थी, इकलौती औलाद नरीना सी। अच्छा, मैं समझ रही थी इकलौता ही इसका कोई बहन भाई नहीं है। लेकिन इसकी बहन की मरने वाला तो बड़ा सदमा था। मुझे लगा इसकी माँ की डेथ हुई है। नहीं, भूला तो कुछ भी नहीं। सिर्फ एक नज़र में उसे पहचान गया था। वो शनासा सा चेहरा, इसे तो यूँ कभी मुलाकात होगी। मजनबी से पाट वजूद, एक बेनाम सी उलझन थी, एक बेनाम सा एहसास था, ना समझ में आने वाला जज्बा इसकी ज़िंदगी में आकर ठहर गया। इसे खुद पर हैरत हुई। उसे याद थी हूबहू इसका बर्फ सा स्पार्टन चेहरा, अंदाज़ो त्वार, गहरी डरी सहमी आंसुओं से भरी घूरती आंखें। वो सब मुलाकातें जो इनके दरमियान हुई थी वो हरगिज़ खुशगवार न थी, मगर इसे याद थी। अगर वो कहीं इसके जहन में महफे ख्याल भी थी तो अब क्यों वो मुसलसल इसके बारे में सोचे चला जा रहा था। मोबाइल पर इसका नंबर डायल करता हाथ बेख्तियार रुक गया। मीरा वक़ार इसकी याददाश्त में इस हद तक महफूज थी कि 5 बरसों में से कभी ख्याल न गुजरा। इस पल वो अजीब कैफियत का शिकार हो रहा था। हिल गया तू, ऐसे बता तो नहीं याद आ रही हो। वो गेट के करीब आकर रुकी। चौकीदार इसे देखते गेट वाक कर दिया। बच्चे लॉन में थे। इसे बाहर ही इनके खेलने कूदने की आवाज़ें बाखूबी सुनाई दे रही थी। अंदर कदम रखते निगाह पोर्च में खड़ी सफ़ेद कार पर पड़ी। इसका हलक तक कड़वा हो गया। आज़ाद साहब के घर पर मौजूदगी से बदमज़ा करके इसने दाएं जानिब खेल में मगन बच्चों को देखा, फिर नज़र हटाना भूल गई। ये क्यों बार बार टकरा जाता है? जब इसे ढूंढा तब तो मिला ना, और अब यूं ही हर जगह नजर आने लगा। हर जगह? इसकी सोच ने सरासर मुबालगा राय की इंतहा कर दी। 5 सालों बाद वो इससे दूसरी बार टकराया था, इंटरव्यू वाले दिन, और अब यहाँ आज़ाद साहब के घर, जहाँ वो पिछले 4 माह से ट्यूशन पढ़ा रही थी।
हेलो मिस। अरहम इसे देखकर दूर से चिल्लाए, फिर इसकी जानिब चला। अरकम और बॉबी इसे देख चुके थे, अब इसकी तरफ ही आते दिखाई दिए। मिस, ये हमारे मामू हैं। अरहम ने इसका हाथ पकड़कर अपनी मिस से मुतारिफ करवाया। हेलो, बड़ी सरसरी सी निगाह डालती वो धीरे से बोली। अब पढ़ाई करने चले? वो बच्चों को देखती इन्हीं से मुखातिब थी। अच्छा, वो वाले रामीन के बच्चे जो मर गई है। वो बच्चों को देखती इन्हीं से मुखातिब थी। रोशैल को इसके लहजे और अंदाज में गहरी अजनबियत से महसूस हुई। वैसे इसमें हैरत क्या थी, वो अजनबी तो थे हमेशा से एक दूसरे के लिए। ओके बच्चों, अब मैं भी चलूँगा, आपके नाना नानो मेरा वेट कर रहे होंगे। वो भी इसे इग्नोर करता दोनों के गाल चूमता अपनी गाड़ी की जानिब पड़ा तो वो बच्चों समेत अंदर चली गई। पिछले 10 मिनट से वो बच्चों का वेट करी थी। इसने एक निगाह हाथ में बंदी घड़ी पर डाली है जब ही दरवाज़ा खोलकर आज़ाद साहब कमरे में दाखिल हुए। सॉरी, आपको इंतज़ार की सहमत उठानी पड़ी। वो बड़ी खुश इखलाक़ी पड़ते मुस्कुराए थे। बच्चे, इसने सवालिया निगाहों से देखा। मीरब को इनकी ज़रूरत से ज़्यादा इल्तफ़ात शो करने पर बेहद उलझन और खौफ महसूस होता था। इनकी घर में मौजूदगी गैर मौजूदगी से सुकून बख्शती थी। सो झट से इसने पूछा, बच्चे? हाँ हाँ हाँ, इन्होंने बरजस्ता कह कर लगाया। वो आज नहीं पढ़ेंगे, एक्चुअली अपने नानों के घर गए हुए हैं। और इसके मुकाबिल सोफे पर बैठ के। फिर मैं चलती हूँ। वो तेरी से उठ खड़ी हुई। ना ना ना, रुके, चाय पी कर जाएँ। इसे रोकते हुए इसके करीब आके मुलाजिम चाय की ट्रॉली समेत हाजिर हुआ। मैं चाय नहीं पीती। इसे इस तरह के इल्तफात वो भी मालिकों की तरफ से हरगिज़ ना पाते थे। तो तुम सैंडविच वगैरह ही ले लो। लिहाज की तमाम हदें फलांगते वो आपसे तुम तक पहुँच गए थे। वो अब इसके मज़ीद करीब आ गए थे। बैठ जाओ मीरब। इसे यूँ तजब्जब में खड़े देखकर कैफियत में खड़े देखकर वो कदे नरमी से बोले। फिर प्लेट में पिज़्ज़ा का स्लाइस रखकर इसकी जानिब दोबारा ले। मैं खुद ही ले लूँगी। इन्हें अपने इतने नज़दीक देखकर वो घबरा गई। प्लेट पकड़ती वो हल्के से पीछे हटी। नो तकल्लुफ़, इसके झिझक भरे अंदाज पर मुस्कुराए। किस मुसीबत में फंस गई थी। प्लेट थामे हुई बैठी रही। आज़ा ने चाय बनाते हुए इसे हवस बैठे देखा। दबे कदमों से चलते इनके बराबर आकर सोफे में बैठ के इसने सर उठाकर देखकर उसके चेहरे के तासुरात पर दहल कर रहेगी। फिर बिना किसी लिहाज मरम्मत के प्लेट टेबल पर पटकती उठ खड़ी हुई। अब चौंकने की बारी आसर की थी। अगले पर वो मुस्कुराकर इसकी राह में हाइल हो गए। इतने अरसे से यहाँ आ रही हो, इतना तो इतबार करो। आगे से हटिए, वो गुस्से से चिल्लाई थी। अगर ना हटूँ तो इन्होंने बोझल लहजे में कहते हुए इसे कंधों से थाम लिया। आप? एक झटके से इन्हें धक्का देकर पीछे हटी। इतना गुस्सा नहीं मेरी। शट अप। इसने दरवाजे की सिमत बढ़ना चाहा मगर लेकिन इससे पहले वो इसका बाजू थाम चुके थे। एक करंट से इसकी जिस्म में दौड़ गया। ऐसा लम्हा इसकी ज़िंदगी में पहली दफ़ा आया था। शायद अपनी बेबसी पर इसे रोना है मगर इसके सामने आंसू बहाकर वो खुद को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहती थी। सो खुद को बरवकत संभालती आंसू को अंदर धकेलती हाथ छुड़ाने की सही करने लगी। हाथ छोड़े मेरा। अगर ना छोड़ूं। वो इस पर झुका। आज़र भाई। इस खौफनाक मंजर को रोशेल की आवाज़ ने तोड़ा। आज़र का तेरी से इसकी तरफ बढ़ता वजूद ठिठक कर रुक गया। वो तेरी से इसका हाथ हटाकर पीछे हटी। एक पल ज़ाया के बगैर अपना बैग और किताबें उठाती वो दरवाजे की तरफ भागी। कमरे से बिल्कुल खामोशी थी। वो रोशैल की साइड से गुजर गई। रोशैल ने एक ताज्जुब भरी निगाह आज़र पर डाली। मीरब के पीछे बाहर भागा। तेज़ तेज़ कदम उठाती तकरीबन भागती वो इस जगह से दूर चली गई। अपनी बेबसी पर आंसू की बाढ़ पलकों को भिगोती चेहरे पर फैलती जा रही थी। सर पर काले गरजते बादल इसके साथ ही बरसने को तैयार खड़े थे। वो जितनी तेज़ रफ्तार करती हवा का बढ़ता दबाव इतनी रफ्तार से पीछे धकेलता जा रहा था। टप टप बारिश की बूंदें गिरने लगी। ऐसे सर उठाकर आसमान को देखा। काले बादलों से ढका वो रोता दिखाई दिया और वो खुद को अब की बार बिना आवाज़ किए रोने से रोक ना पाई। जब भी गाड़ी का हॉर्न इसे अपने करीब सुनाई दिया वो सहम कर पीछे हटी। गाड़ी रुकी। इसने भीगी आंखों से आने वाले को देखा। आइए, मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। गाड़ी से बाहर निकलते रोशैल ने से बच्चों की तरह रोते देखकर कहा, नहीं शुक्रिया, मैं चली जाऊँगी, बारिश अभी रुक जाएगी। इस समय वो बेहद खौफजदा थी। एतबार भरोसा जैसे लफ्ज़ों से अनजान। वो बस घर की दीवारों में महफूज पनाह की ख्वाहिशमंद थी। देखिए, मौसम और आप दोनों की हालत ख़राब है। इसने इसकी आम सरेआम रोने पर शायद तंज किया। मीरब ने इसके चेहरे पर एक कचटती सी नज़र डाली को फैसला करने में दुश्वारी को हल करने की कोशिश की। वहाँ मत आने तो संजीदगी के साथ साथ आंखों का शफाफपन अब तक वाज़ेह था। इसका इस्बाती अंदाज देखकर रोशैल पलटा और इसकी तकलीद में चलती वो भी गाड़ी में आ बैठी। रोशैल की नज़रें मीरब की तरफ उठी। इसका जर्द चेहरा जर्द पड़ गया था जबकि आंखें आंसुओं से लबालब भरी थी। तरसते कांपते हाथों के पूछते माथे रुखसार पर मौजूद आंसू और बारिश का पानी पहुँचती जाती। रोशैल ने विंडो स्क्रीन पर नज़र जमाते हुए स्टीयरिंग से एक हाथ उठाकर डैशबोर्ड पर पड़े टिशू बॉक्स से 2-3 टिशू खींचकर इसकी तरफ बढ़ाए। इसने बेध्यानी में दाएं हाथ की मुट्ठी में दबा तो लिया मगर घबराहट में आंसू अब भी दाएं हाथ की पूछते साफ किए जा रही थी। मिस, ये टिश्यू इस्तेमाल करने के लिए होते हैं, मुतबस्सम लहजे में कहा गया। रोशैल की बात का अंदाज वैसा ही था जैसे वो 5 साल पहले करता था। हाँ, जाने वो क्या बोली थी। इसकी घबराहट महसूस करके वो खामोश हो गया। चलना मैं चाय खामोशी के बाद आहिस्ती से पूछने लगा, अंकल कैसे? ठीक है। वो मुश्किल इसकी आवाज़ सुन पाया। और शाहरुख? इन सवालात की आड़ में इसका खौफ कम करना चाहता। बस यहीं रोक दीजिए, मैं चली जाऊँगी। मेन रोड पर आधे इसने से गाड़ी रोकने के लिए यहाँ कहा। यहाँ निस्बतन काफ़ी रश था। यहाँ बारिश काफ़ी तेज़ है, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। इसकी नज़रें बिल्कुल गैर इरादी अंदाज में इसकी तरफ उठी। वो इसे देख रहा था। इसके देखने पर मीरब ने नज़रें झुका ली।
अब हम वहाँ नहीं रहते, इसे गाड़ी इन्हीं पुरानी रास्तों पर डालते देखकर वो धीरे से बोली, ओह तो जहाँ रहती है वहीं ड्रॉप कर देता हूँ। वो नजर विंडो स्क्रीन पर जमाए बोला, फिर घर का रास्ता बताने के सिवा कोई चारा न था। बस यहाँ एक छोटे से घर के सफ़ेद घर के गेट के करीब पहुँच कर गाड़ी रुकवाई। इसके निशानदेही करने पर रोशैल ने गाड़ी रोक दी। बारिश अब तक हो रही थी। इस तेज़ बारिश में आपने मेरी मदद की, आपका शुक्रिया। निगाहें नीचे की इसने इजहारे तशक्कुर कर डाला। फिर वो अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उतर गई तो वो भी अपनी साइड का दरवाज़ा खोलकर उतर गया। मैं अंकल से मिल सकता हूँ? इसने बाबा से मिलने की इजाज़त चाहिए तो वो चौंक गई। बाबा नहीं है, इसके जवाब पर रोशैल ठिठका। और शाहरुख? वो भी नहीं है। जवाबन वो उलझा था। मजीद वो कुछ पूछता ना चारे से बोले कि छूट की खुद ही तरदीद करनी पड़ी। बाबा की 3 साल पहले वफात हो गई थी और शाहरुख आर्मी ट्रेनिंग पर है। आई एम सॉरी। इसे अंकल की वफात का सुनकर बेहद दुख हुआ। आंसू से तरबक और इसने इसका चेहरे को देखा। वॉलेट से अपना विजिटिंग कार्ड निकालता हुआ बोला, ये मेरा कार्ड रख लीजिए, इसमें मेरे नंबर से अगर कभी। शुक्रिया। इसने कार्ड थामने और पलट गई। रोशैल की नज़रों ने इसका ताक़ुब किया। जब वो ओझल हुई तो गाड़ी में आ बैठा। अभी थोड़ी दूरी गया था जब आसमान पर गरजते बरसते बादल, कड़कड़ाती चमकती बिजली, इसे माजी की ऐसी रात यादें लगी और चौंक उठा। इसका मतलब वो घर में अकेली होगी। एक ख्याल कौंधा और इसने गाड़ी बेख्तियार वापस मोड़ ली। कामते हाथों से इसने लॉक खोला, फिर दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। आहिस्ते से कदम बढ़ाती वो अंदर दाखिल होगी। घुप अंधेरे में स्विच बोर्ड के करीब आई और लाइट ऑन की। एकदम कमरा रोशन हो गया। हाथ में पकड़ी किताब भी किचन काउंटर पर रखी तो नजर इनके ऊपर रखे कार्ड पर पड़ गई। धोखेबाज लोग। वो सिर बड़बड़ाई। इसने कार्ड उठाकर परे फेंकते गीले दुपट्टे को लाउंज में रखे सोफे पर फैलाती वो खुद भी वहीं बैठ गई। आज सारे दिन में ये पैदर पे होने वाले वाक़यात ने इसके हिसाब पूरी तरह शैल कर दिए थे। सोचती और आंखें भीगी चली जाती। रोने का सिलसिला अब दोबारा से शुरू हो गया था। मजीद इसे शुगर फरमाते के दरवाजे पर होने वाली दस्तक से सहमा गई। इस वक्त कौन होगा? सोफे से दुपट्टा उठाकर ओढ़ने से पहले से मुँह साफ किया दरवाजे तक आई। कौन? रोशैल। हैंडल घुमाकर इसने दरवाज़ा खोल दिया। सामने वो खड़ा था। इसकी निगाहों में उभरती हैरत इग्नोर करता मुस्कुराती था। मैंने सोचा आप डर रही होंगी। वही 5 साल पुरानी वाली याद, ऐसी एक तूफ़ानी रात थी, मगर तब और अब में फ़र्क था। कई लम्हे बिना तासुर के उसके चेहरे को देखे गई, फिर यूं ही निगाह इसके पीछे फैले मंजर पर ठहरी। वो यूं इसके मतवजह होने के इंतजार में खड़ा बारिश में भीग रहा था। आहिस्ती से साइड पर होते मीर अपने से अंदर आने की खामोश इजाज़त दी। वो सच शुक्र करता कदम बढ़ाकर अंदर आ गया और वो अच्छा खासा भीग चुका था। खुद पर नज़र डालता खुद कलामी के अंदाज में गोवा, काफ़ी तेज़ बारिश है, गाड़ी से दरवाज़ा तक तो भीगा ही था, बाकी आपके सोचने के अमल ने मज़ीद भीगने में मदद दी। वो गीले बालों को हाथों से झाड़ता कोट उतारने लगा। रोशैल की नज़रें इसके संजीदा चेहरे की तरफ उठी। आहिस्ती से चलती वो अंदर की जानिब बढ़ गई। ये ले। थैंक्स। इसे तौलिया थामते हुए कहा। एक निगाह मीरब के चेहरे को दोबारा देखा। वो किचन काउंटर की तरफ बढ़ गई। रोशैल ने तौलिए से पहले चेहरा और फिर बाल खुश्क किए। जब से मीरब की आवाज़ सुनाई दी। मैं बारिश से नहीं डरती। केतली में पानी डालती वो आहिस्ता से बड़बड़ाई। कमरे के वस्त में खड़े रोशैल ने पलट कर इसके फसुर्दा वजूद को देखा। वो चाय का पानी चूल्हे पर रख रही थी। शाहरुख की ट्रेनिंग? वो बस इतना ही पूछ सका। 2 साल की और इसे गए 3 माह हुए। इसने इसे कहते सुना। वो हमज़ अपने काम में मसरूफ़ थी। इसकी तरफ तो सरसरी अंदाज में पलट कर न देखा। आपने घर क्यों बदल लिया? दोनों बाजू सीने पर बांध कर इसकी चोटी के बिखरे बालों को देखने लगा। घर पापा ने अपनी ज़िंदगी में सेल कर दिया था, गालबन इसी दिन जिस रात आप गायब हो गए थे। इसने चाय के कप निकाल कर काउंटर पर रखे और पानी के पकने का इंतज़ार करने लगी। और मेरे मशकूक होने की तस्दीक भी इसी दिन हो गई थी। इसने सवाली नज़रों से मीरब को देखा। इन्हें आपकी अमानत लौटानी थी। मीरब ने इसकी बात का जवाब ज़रूरी न जाना। आपको ढूंढा, मगर आप इनकी तलाश के रास्ते वहाँ न थे जहाँ आप थे। इनके तो गुमान में भी न था कि आप लम्हा भर को रुकी, क्योंकि चाय का पानी उल्टा कर वह दोबारा से गोया हुई। मैं सब सच भी बता देते तो हम आपका क्या बिगाड़ लेते? ये आपके ख्याल से किराया ज़्यादा वसूल करते? बात तो सुनिए। बेख्तियार और शैल ने इसके नॉन स्टॉप बोलने पर रोकना चाहा। आपकी अमानत अब मेरे पास है। इसे इसकी वजाहत में कोई दिलचस्पी न थी। कौन सी अमानत? आपके पैसे जो बाबा के ऑपरेशन के लिए आपने दिए थे। कपों में दूध डालती वो मुड़ी कपी से थमाकर वापस पलटी थी। वो बोला, इतनी पुरानी बात मुझे तो याद भी नहीं। इसकी बात पर इसे गुस्सा तो आया, मगर पी गई। पैसे बैंक में, आपको चेक दूंगी। आदत के बरखिलाफ पड़े तहम्मुल से इसकी गुफ्तगू का सिलसिला बरकरार रखे हुए थी। आप आज़र भाई के घर कब से ट्यूशन पढ़ा रही हैं? इसने एकदम बात बदल दी। सीधा सीधा मतलब था कि वो इस मामले पर बात नहीं करना चाहता। बाबा की देखभाल के लिए मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। उनकी वफ़ात के बाद मुझे दोबारा कोई जॉब ना मिली। अकेडमी ट्यूशन्स देने लगी। अकेडमी के तौसत से आज़ाद साहब के घर गई थी। इनके बच्चे आपके बड़ी तफसील से वो इसे बता रही थी, अगरचे वो जान की थी कि वो इसकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं। मेरे भांजे हैं। घून पड़ने से पहले इसने मीरब को देखा जो इसी को देख रही थी। जिस रात में यहाँ से बिना बताया गया था, इसी रात मेरी बहन रामीन रोड एक्सीडेंट में इंतकाल कर गई थी। रात के इस वक्त आप लोगों को जगाना मुनासिब न समझा। वापसी कब हुई होती भी या ना, मुझे हरगिज़ इल्म न था। सो शुक्रिया के चंद हरूफ लिखने के अलावा मैं तफसील न लिख सका। वो सोफे पर बैठ चुका था और काउंटर से टेक लगा खड़ी मीरब को देखता बोल रहा था, मम्मी पापा, बिजनेस, रामीन के बच्चे, ये सब मेरी जिम्मेदारी थी और इनमें इतना गुम हुआ कि वो चंद माह याद ही न रहे। चाय ख़त्म हो गई थी। वो उठकर काउंटर में बने सिंक में कप धोने चला आया। इसकी निगाह दिन के करीब बेदर्दी से फेंके के कार्ड पर पड़ी। जब आप सामने आई तो ज़िंदगी के वो पीते पल भी सामने आ खड़े हुए।
मीरब की निगाहों ने रोशेल की नज़रों का ताक़ुब किया था। वो सिटपटा सी की। वो यहाँ बुक्स पर पड़ा था। इसने कार्ड उठाकर किताबों के ऊपर रख दिया। बिना जवाब दिए वो नल खोलने लगा और यूं ही वो कप धोने लगा कि मीरब आगे बढ़कर तेरी से बोली, मैं धो लूँगी, मुझे धोने में कोई नहीं। इसने कप इसके हाथ से थाम लिया। रोशेल ने ज़रा चौंक कर इसकी तरफ देखा। सिर्फ लहजा नहीं, हुलिया भी बदला हुआ था। ब्लैक सूट में आंसू से धुला चेहरा कुछ अलग ही तासुर दे रहा था। 5 साल पहले वाली मीरब से कतई मुख्तलिफ, बड़ा फॉर्मल, सुलझा ठहरा हुआ अंदाज। एक मुख्तसर सा पल खामोशी के साथ आगे सिर का गहरी नज़रों के इर्तकाज़ को महसूस करती वो कप धोने में मगन थी। ज़रा फासले पर खड़ा वो इसे देख रहा था। बाएं आंख के गोशे में अटका पानी का चमकता कतरा रोशेल की नज़रों में ओझल नहीं रह सका। इसने कप धोकर साइड रैक पर लगाया। मेरा ख्याल है बारिश रुक गई है। कमरे में फैली खामोशी को मीरब की आवाज़ नहीं तोड़ा। वो चौंका। ज़रा सीमगी सी कैफियत से निकलता सर झटक कर धीरे से बड़बड़ा। वो भी इसे देख रहा था। अजीब से एहसास ने इसकी दिल की धड़कन एकदम तेज़ कर दी थी। बारिश रुकने पर बाहर सन्नाटा फैल गया और कमरे में सन्नाटा बाहर से कई गुना ज़्यादा इसे महसूस हुआ। मगर अगले पल इसे कम अज़ कम ये एतराफ़ खुद से करना पड़ा कि कुछ भी है। बाएं आंख के कोने में चमकता पानी का वो कतरा डिस्टर्बिंग ज़रूर था। बेख्तियार पीछे हट गया। मीरब। इसके लबों ने पहली बार मिस से हटकर इसका नाम लिया था। अपने नाम पुकार पर सॉस पैन को धोती इसका हाथ एक पल के लिए रुका, मगर खुद को नॉर्मल जाहिर करती मुड़कर इसकी जानिब देखने लगी। मुझसे शादी करेंगी? वो संजीदा नज़रों से मीरब को देखने लगा। कई सानिया बाद सामने खड़े वजूद में हरारत सी हुई। मीरब का चेहरा ज़रूरत से ज़्यादा से संजीदा महसूस हुआ। वो आगे बढ़ी और मेन डोर खोल दिया। फिर हौले से बोली, रात काफ़ी हो गई, मैं घर में अकेली हूँ और आपकी मौजूदगी मेरे लिए परेशानी का बायस बन सकती है। इसका लहजा और चेहरा हर किस्म के जज्बात से आ रही था। इसने क्यों इस पर पार करके इसे अंदर आने दिया। रोशेल ने गहरा सांस लिया। सोफे पर रखे कोट को उठाकर वह दरवाजे तक आया। सोचेगा ज़रूर। कदम बाहर रखने से पहले इसने एक निगाह इसके स्पार्ट चेहरे को देखा। बेसाख्ता दोनों की नज़रें टकराई थी। वो बाहर निकला और इसके निकलते इसने जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। सर झटकती अपने तने हुए सांप को ढीला छोड़ती बेडरूम में आकर बिस्तर पर गिर गई। उफ! इसने घबराकर अपने दिल पर हाथ रखा जो बेतहाशा धड़क रहा था। मुझसे शादी करेंगी? कानों के करीब उभरती आवाज़ उभरी तो कई बेनाम आंसू गालों पर फिसलकर बिस्तर में जज़ब हो गए। रोशेल की खुद पर जमी नज़रें याद करके इसने बेसाख्ता भी हार्ट बीट तेज़ होती महसूस की थी। उन्होंने से की समझिए कि तेरी भी नीयत ख़राब हो रही, मतलब तू राज़ी हो रही। गैर मानूसी आवाज़ पर इसने चौंक कर देखा। इसका सेल फोन बज रहा था। स्क्रीन पर अनजाना नंबर चमक रहा था। वो कुछ देर ऐसे लेटी रही, फिर नाचार उठा लिया। वैसे मैं फ़ोन पर बात करके भी आपकी तन्हाई कम कर सकता हूँ। वो शौकी से बोल रहा था। शौकी इसकी आवाज़ में भी रकम थी। आप? वो झटके से उठ बैठी। लहजा भी हैरत ज़रा था। क्या आप किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? इसका सवाल इग्नोर करती वो हैरानगी से पूछने लगी। नंबर लेना कौन सा मुश्किल है मिस? लफ्ज़ मिस पर खासा जोर दिया कि पल भर को रुक कर वो इसके बोलने का इंतज़ार किया, मगर वहाँ बददस्तूर खामोशी थी। आप कुछ दिनों पहले मेरे ऑफिस में इंटरव्यू देने आई थी और मैंने आपके सीवी से आपका नंबर ले लिया। इसकी हैरत ज़्यादा लहजे का मज़ा लेता वो नंबर हासिल करने की तफसील बताने लगा। आज अभी थोड़ी देर पहले मुझ पर इंकशाफ होकर मुझे बारिश, और वो भी तूफ़ान वाली बारिश, बहुत अच्छी लगने लगी है। बड़ा अनोखा सा अंदाज़ लिए हुए फ़ोन पर उभरती आवाज़ से अजीब से एहसास से दो चार करके। आप अपने होशो हवास में हैं ना? ज़्यादा देर खुद को तमीज़ के दायरे में रख ना सकी। मैंने बकामी होशो हवास में आपको शादी की ऑफ़र की है। वो इसके पुराने अंदाज में बोलने पर महसूस होता मुस्कुराया। हल्के से बड़बड़ाती हुई फ़ोन बंद करने लगी, जबकि दूसरी तरफ से वो इसका इरादा भांपते हुए तेरी से बोला, प्लीज़ फ़ोन मत बंद कीजिएगा, मुझे सोना है। बड़ा रूखा अंदाज लिए वो गोया हुए। मेरा आपको डिस्टर्ब करने का हरगिज़ कोई इरादा नहीं, सिर्फ ये पूछना था मामा को कब लेकर आऊँ। उसके तमाम अंदाज़ और त्वार इनकार को खातिर में लाए बिना पूछ रहा था। बिना कोई भी कुछ भी कहे इसने फ़ोन बंद कर दिया। मम्मा को कब लाऊँ? सच झटक कर इसने रोशेल की नकल उतारी और सोने के लिए लेट गई। हाले गल की टाइम होया नहीं, पहले देख अचानक कुड़ी पर पोज मार देती तो हूँ पूछ रहा मम्मा की दुलिया माँ सदके चली जा रोशेल तेरे थे। रात देर तक जागने पर सुबह आंख भी लेट खुली। हाथों से बालों को ठीक करती वो किचन में आई। चाय का पानी चूल्हे पर रखकर वो नाश्ता करती। नाश्ता क्या करूँ सोचती फ्रीज तक आई, जब भी मेन डोर पर बेल बज उठी। अब कौन है? वो सोचती हुई दरवाजे की जानिब पड़ गई। इसने दरवाज़ा खोल दिया। सामने 50 साल के लगभग बड़ी खुश शक्ल और स्टाइलिश सी खातून खड़े पाया। आप? वो हैरत से इन्हें देखने लगी। ये मेरी मम्मा है। जो चेहरा इनके पीछे नमूदार हुआ इसे देखकर वो थक से रह गई। अस्सलाम वालेकुम। रोशेल की तारुफ करवाने पर इसने सलाम झाड़ा। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी मोहब्बत से आने वाली खातून ने जवाब दिया। आए? वो मरे मरे अंदाज में पीछे हटी और इन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। वो अंदर लाउंज में आ गई। तशरीफ़ रखें। मीरब के इशारा करने पर वह खातून बैठने से पहले बोली, तुम भी बैठो मीरब, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। इसने सर उठाकर रोशेल को देखा जो यूं ही खड़ा इसे देख रहा था। वो खाइफ होकर सोफे पर बैठ गई। शाहरुख छुट्टी पर कब आएगा? बड़ा मोहब्बत है मैं इस फ्रैंक अंदाज था। कुछ पता नहीं। नफ़ी में गर्दन लाते हुए धीरे से बोली, तुम बहुत इनोसेंट हो और रोशेल की पसंद इतनी मासूम।
इन्होंने सर उठाकर उस सैल की पुश्त को देखा जो किचन काउंटर की तरफ जा रहा था। मीरब, तुम्हारे घर में कोई और नहीं जिससे मैं ये बात करूँ, इसलिए तुमसे डायरेक्ट ही बात कर रही हूँ। मीरब ने परेशानी से ने देखा। मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मुझे? इसने हैरत से अपनी तरफ इशारा किया। देर लब बोलती इन्होंने इस बात में सर लिया। हाथ दो, मैं तुम्हें अंगूठी पहना दूँ। हाथ मसलती से झुकाए मीरब से बोली और खुद ही इसका हाथ थाम कर अंगूठी डाल दी। चूल्हा बंद करके वो काउंटर से टेक लगा के खड़ा ममा और मीरब के दरमियान होने वाली कार्रवाई देखने लगा। रोशैल ने इतनी जल्दी में जाए, वरना मैं नहीं बनवाती। खैर, शादी पर ही शौक पूरा करूँगी। वो यूं बोली थी जैसे बरसों की शनासाई हो। आंटी, इसने झुकी नजरों के साथ इन्हें बेसाख्ता पुकारा। तुम मम्मा ही को। मीरब, रोशैल ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया। शाहरुख है तो डेट फाइनल करते हैं। मीरब का झुका हुआ सर वो इनसे इनकार कर सके। मीरब, इसे मुसलसल सर झुका खड़े देखकर इन्हें से पुकारना पड़ा तो मीरब ने दोनों हाथों से आंखों को साफ करके सर उठाया। मोहब्बतों का एक जहान आंखों में समोए इसे देख रही थी। सिर्फ एक पल के लिए इसकी नज़र इनकी तरफ नज़रों से मिली, फिर दोबारा झुकी। इसने इन्हें कहते सुना, सुबह सुबह पर तुम्हें परेशान किया, मगर रोशैल से ज़्यादा मुझे तुम्हें मिलने का बहुत इश्तियाक था। वो खामोश हुई थी। इसे चूल्हे पर रखे पानी का ख्याल है। चाय? मीरब के पूछने पर सर नफ़ी में हिलाकर बोली, नहीं शुक्रिया बेटा, रोशैल के पापा को इनकी बहू दिखानी है। अब तुम जिस दिन बुलाओगी इसी दिन चाय पियेंगे। वो उठ खड़ी हुई, तभी रोशैल भी चलकर इसके सामने आ खड़ा हो। मीरब की नज़र गैर इरादी तौर पर इसकी तरफ उठी। सदा खुश रहो, मुझे रोशैल की पसंद बहुत अच्छी लगी। इन्होंने मुस्कुराकर इसका गाल छुआ तो वो नजरें झुकाकर फीकी हंसी हंस पड़ी। मिसेस अहमद ने इसका माथा चूम लिया। वो दरवाजे की जानिब बढ़ी तो रोशैल ने बड़ी मुस्कुराती नजरों से इसे देखा। न जाने क्या था इन आंखों में, कोई गुमसुम वजूद चटपटा सा गया। अच्छा जी। रोशैल ने तो वैसे बढ़िया स्पीडा मारी है। रोशैल और इसकी मामा चाह चुके थे। करीबन आधे घंटे से वो हाथ में पहनी अंगूठी को सख्ते किसी हालत में घूरे चली जा रही थी। अचानक फ़ोन बेल की आवाज़ से चौंका गई। वो भागकर कमरे में फ़ोन उठाया। दूसरी जानिब एन तो के एन मुताबिक वही था। आप अपनी मम्मा को लेकर क्यों आए? दांत पीसती हुए गुस्से से चिल्लाई। क्या मतलब? और किसको लेकर आता? इसकी बात पर हैरान हुआ। ये अंगूठी, ये सब क्या है? आप कैसे? गुस्से और सरासीमा कैफियत में घिरी बेरबत साहब बोले चली गई। और ये सारी सूरत रोशैल को मज़ा दे रही थी। रात तुमसे पूछा मामा को कब लाऊं? तुम खामोश थी। तुम्हारा जवाब जब दिल करे ले आऊँ तो सबर करते मामा को लेकर आ गया। वो इत्मीनान से बोला। माँ सदके जाए तेरे सबर करन थे। और मैं कैसा हूँ? भाई हम तो ऐसे ही हैं। अंगूठी वाला फाउल मामा कर गई, ये मुझको तुमको पहनानी थी। आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए? हम एक दूसरे को जानते कितना? 5 साल पहले की चंद मुख्तसर मुलाकातें, वो भी हरगिज़ खुशगवार न थी। और मज़ीद कुछ भी बोलने से पहले मेरी बात सुनो। शादी जल्द होगी, बारिशों का मौसम शुरू हो गया और अगली बारिश में तुम्हें मेरे साथ इस घर में होना है। तुम्हारे ख्याल में कौन सी डेट होनी चाहिए? जब सब कुछ तय करिए तो मुझसे और मेरे भाई से पूछने का तकल्लुफ़ क्यों? वो नए सिरे से चिढ़कर अपने असली मुठभट अंदाज में बोली। मिस, आपका अंदाज़ा मुझे 5 साल पहले की मुलाकातें याद दिला गया। वो भरपूर अंदाज में मुस्कुराया, रिसीवर के पार इसके गज़बनाक तासुरात का बखूबी अंदाज़ा करके। मिस, इसने ज़ेर लब दोहराया। वो इसकी बात समझता शौकी से मुस्कुराता बोला। ओके मिस नहीं बोलता, तुम्हारी ख्वाहिश पर मेरे भी कहूँगा। ये मैंने कब कहा? इसकी बात पर बिलबिला उठी। मेरा खामोश हो जाओ प्लीज़ और बताओ क्या तुम ये रिश्ता नहीं करना चाहती? अब की बार बड़ी संजीदगी से पूछा था। क्या जानते आप मेरे बारे में और क्या जानती हूँ मैं आपके बारे में? खैर, तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ अच्छी तरह से जानता हूँ। वो फिर शौकी से मुस्कुराता वैसे छेड़ने लगा। और मेरे बारे में जान लो कि गुजरी रात में काले कपड़ों में मलबूस लड़की मुझे अच्छी लगने लगी है, मगर 5 साल पहले वाली मीरा बक्कार लड़ती झगड़ती बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो बड़े जज़्ब से एक एक लफ्ज़ पर खास तौर देता बोल रहा था। आप मारे हैरानगी के अल्फाज मुंह से नहीं निकल रहे थे। सुन तो लो पहले ही आप शुरू कर दिया। वो इसकी कैफियत पर हंसता हुआ बोला। अब यही जानना चाहोगी कि पहले वाली लड़की ज़्यादा क्यों अच्छी लगती है? तो बड़ी सादा सी वजह है, और ये कि वो मीरब मेरे दिलो दिमाग के कोनों में बस गई थी। जैसे तुमने आकर पहले बाहर निकाला और फिर मोहब्बत का एहसास दिलाकर मुझे मेरी ज़िंदगी में अपनी मौजूदगी की खबर दी। लगता है इसके सारे तौर तरीके भूल गए हैं, इसने बड़े तंज़िया अंदाज में पूछा। याद है मिस मीरा बक्कार, बड़ी अच्छी तरह से तुम्हें यही तो बताने वाला हूँ। मैं ना तो तुमसे सफाई वाले को आधे पैसे दिलवाऊंगा, ना ही तुम्हारे वॉशरूम में होने पर पानी की मोटर बंद करके पैसे चार्ज करने का मुतालबा करूँगा। और सुनो, खाने देने पर भी तुम्हें एरा गैरा भी नहीं कहूँगा। जब तैयार होकर कहोगी कहीं जाओगी तो पानी की बाल्टी भी तुम्हारे ऊपर नहीं फेंकूंगा। वो जिन बातों की तरफ इशारा कर रहा था वो इसके लिए बाई से नदामत थी, इसलिए इसका सर झुक गया था। वैसे बड़े जुल्म कितने मुंडे थे वो सब। इसने धीमे से वजाहत देने की कोशिश की। ओ कम मॉन मीरब, तुम्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं। ये सब तो तुम्हें ये बताना था कि तुम मुझे भूली नहीं थी, और या तो तुम्हें मैं भी था। बस फ़र्क ये था कि तुम मुझे 5 साल ढूंढती रही और मैं खुश फहमी है, मैंने आपको पैसे लुटाने के लिए तलाश किया। झट से बोलते हुए खुद पर लगने वाले इल्ज़ाम पर तिल मिला उठी। और याद है, वो सब पैसे शाहरुख के हैं। जब वो बरसरे रोज़गार हो जाएगा तो इसकी शादी की शॉपिंग करना। ओके ऑल राइट, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। मेरा शाहरुख मेरा भाई और हमारी जिम्मेदारी, सो इसकी तरफ से परेशान मत हो। चलो फटाफट बता दो बारात कब लेकर आऊँ? इतनी आसानी से मान जाऊँ? अब के मीरब ने शौकी से कहा। क्या मतलब? इस बात के मानने के लिए भी कोई शर्त? जवाबन बेसाख्ता वो चिल्लाए। अब क्या करें, हम तो ऐसे ही हैं। कंधे उचकाती वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। फ़ोन के दूसरी जानिब इसकी हंसी पर वो चौंका और खुद भी मुस्कुरा दिया।
जी तो गाइज़ ये नावल हमारा अपने इख्तिताम को पहुंचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। छोटा सा नावल था, अच्छा था। नावल नेम इज़ हम तो ऐसे ही हैं, रिटन बाय सदफ इजाज़ का ये नावल था। आपको कैसा लगा? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।